Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on for your May 25 and November 25. Primarily, yes, for May 25, we have started with the revision series for CA Final IDT, that is paper number 5. Chapter 1 and 2 comprehensive manner में along with the questions हमने अपलोड कर दिया है and this one is your chapter number 3 place of supply. हम इसके अंदर प्रॉपर 100% कंसेप्चुअल रिवीजन करेंगे. सर कंसेप्चुअल तो सभी बोलते हैं, आप एक बार देखो, यू विल फील द डिफरेंस. जो मैं बोलता हूँ जीएसटी लाइक नेवर बिफोर, दैट इज समथिंग आई मीन इट. सेकंड, मैं आपको कुछ टॉप क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट्स भी यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट करने से फायदा नहीं है. कुछ कुछ जगह ऐसी होती है दैट इज अ स्टार मार्क क्वेश्चंस होते हैं, स्टार मार्क पॉइंट्स होते हैं, जो मैं क्लास में भी करवाता हूं, तो आपको भी यहाँ पे रिवीजन में कराऊंगा. सेपरेट क्वेश्चन का एक वीडियो अलग आने ही वाला है. सेकेंड पॉइंट कि सर हम जो नोट्स यूज कर रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स आस्क कि हमें ये नोट्स चाहिए. सो दिस इज अवर आईडीटी कंसाइज बुक. तो कंसाइज और क्लैरिटी हमारा जो सेट ऑफ बुक्स है दैट इज अवेलेबल ऑन द बीबी पब्लिकेशन वेबसाइट. आप उसको ऑर्डर कर सकते हो. अभी हमारे पास सेट है अवेलेबल. मार्च अप्रैल में जाके आपको लगेगा कि सर अब चाहिए, तो शायद अवेलेबल नहीं रहेगा, शायद नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मतलब नहीं रहेगा वो. ठीक है, तो अगर अभी आपको ये बुक पसंद आ रही है तो यू कैन ऑर्डर द नोट्स. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, genuine request from my side, if you like the content, I'm not asking you to do it before, but if you like the content, तो please ensure that you are liking the video, you are subscribing to the channel and you are commenting. उससे रीजन क्या होता है, एक तो मुझे फीडबैक मिलता है, आपका ऑथेंटिक फीडबैक. दूसरा, इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स. और तीसरा सर, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और काम करने के लिए. मैं यहाँ पे एक एड तक नहीं लगाता आपके लिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, बट आपको उतना प्लीज कंट्रीब्यूशन देना है. अभी मत करो, आप एक बार इंश्योर कर लो कि आप वीडियो देख लेना. ठीक है, I am sure you will feel the difference in the way you will be revising and study this subject. Right? Points clear है? Start करें? चलो सर. प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं. अभी तक आपने कहीं से पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, किसी और से पढ़ा है, गैप आ चुका है, डज नॉट मैटर. आप इसको एक एज गुड एज अ स्टडी लेक्चर भी ले सकते हो. ठीक है, आपको बस प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है पूरे वीडियो के अंदर. और मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है किसी के कंपेयर, सो डोंट कंपेयर इन दैट सेंस. अंडरस्टैंड कि मेरा एक वे ऑफ कवरेज क्या है, हमारा थोड़ा क्वेश्चंस का भी वेटेज रहता है इस पूरे टाइम में. सो आप पूरा एक बार इंश्योर कर लो कि पूरा लेक्चर देख लेना, देन यू फॉर्म अ जजमेंट. राइट, तो स्टार्ट करते. आ जाओ. प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे पहले, व्हाई इज इट नेसेसरी, मुझे क्यों निकालना है प्लेस ऑफ सप्लाई. बेटा जी, आपको ना इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए होगा. सो मैं इसको थोड़ा यहां पे लिख देता हूं. प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू हेल्प, प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू हेल्प मी टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर. तो उस सब की बातें मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद ही समझ आएंगी. इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी, इट विल बी एन इंट्रा ट्रांजैक्शन. लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट से मुझे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं पता चलता, मुझे सप्लायर से पता चलता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर से एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से. सो इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर टू डिफरेंट स्टेट्स और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी, then in that case this becomes an inter transaction. apart from that, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली सारी बातें इंटर में चली जाती है, और एसईजेड वाली सारी बातें, एसईजेड डेवलपर एंड यूनिट, वो भी इंटर में चला जाता है. इसकी बात हम 7-8 में और करेंगे. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर के आप जितने भी सेक्शन नंबर कोट करने वाले हो वो आईजीएसटी चैप्टर के, वो सीजीएसटी के नहीं है. बहुत बच्चे सेक्शन 10 लिख के आते हैं, तुम आगे लिखते नहीं हो कौन सा चैप्टर है, कौन सा एक्ट है. तो मैं सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन समझू या सेक्शन नंबर 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स समझू. बराबर. ओके सर, अब ये आपकी कुछ बेसिक बातें हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन 4 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड 13. ये 4 सेक्शन आपके इंस्ट्रूमेंटल है जो पूरे इस चैप्टर का बेस बनाते हैं. 10 एंड 11 डील विद गुड्स, 12 एंड 13 डील विद सर्विसेज. 10 और 11 में क्या फर्क है, 10 बात करता है डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स का परचेज सेल मतलब सप्लाई, 11 बात करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 12 इन केस ऑफ सर्विसेज बात करता है व्हेन सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, 13 बात करता है व्हेन सप्लायर एंड और रेसिपिएंट आर आउटसाइड इंडिया. वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया. ठीक है, और यहां पे बोथ आर इन इंडिया. बराबर. स्टार्ट करें अब. सेक्शन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. मेजरली जहां पॉसिबल होगा आई विल कवर विद द हैंड रिटन नोट्स. सेक्शन 12 एंड 13 पहले बुक से करेंगे, उसके बाद मैं आपको सेक्शन के सारे सबसेक्शन लर्न कराऊंगा यहाँ पे हैंड रिटन में लिख के. ओके, सो दैट विल बी अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, सो दैट कंसेप्ट इज क्लियर. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेक्शन नंबर 10, ये बात करता है गुड्स की, जब डोमेस्टिक लेवल पे बात हो रही है. ठीक है, अब सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन 10(1)(a). 10(1)(a) क्या बात करता है, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स. सर मूवमेंट कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, आई डू नॉट केयर, गुड्स यहां से वहां जा रहे हैं, ये दैट इज द मूवमेंट.
तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेरेवर द मूवमेंट इज टर्मिनेटेड फॉर डिलीवरी। टर्मिनेट मतलब फाइनल दी एंड, बीच में हॉल्ट ले रहे हैं तो हॉल्ट को टर्मिनेशन नहीं माना जाता। ये जहां पे भी टर्मिनेट करेगा उसको बोलते प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने गुड्स मंगवाए दिल्ली से महाराष्ट्र, लेट से पुणे, गुड्स का मूवमेंट हुआ और वो पुणे में मेरी फैक्ट्री में आए, तो दैट पुणे इज द प्लेस वेयर इट इज टर्मिनेटेड। पुणे महाराष्ट्र विल बी द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 10(1) बी। बी जो है दैट इज बिल टू शिप टू, लेकिन मैं उसको बाद में कवर करूंगा, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, तो पहले उसके आगे बढ़ते हैं। 10(1) सी, 10(1) सी ए, ये दोनों बातें समझ लो। 10(1) सी क्या है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। सर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, वेरेवर दे आर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सर इसका सिंपल एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, ठीक है, और ये बिल्डिंग ऑलरेडी मैंने रेंट पे दे रखी थी, और कल को ये बिल्डिंग छोड़ो, चलो बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, आप सिंपल ले लो एक मशीन लीज पे ले रखी थी मैंने, एंड आई एम द लेसी, यू आर द लेसर। अब मैंने आपसे ऑलरेडी ये मशीन लीज पे ले रखी है, बराबर, कल को ये मशीन मैं आपसे खरीद लेता हूं, तो मशीन की क्या मूवमेंट होने वाली है, आंसर इज नो, क्योंकि मशीन ऑलरेडी मेरे पास ही है, कल को मैंने आपसे खरीद ली और मैंने पहले से आपसे रेंट पे ले रखी थी, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हुई। वो जहां पे भी मशीन होगी मेरे फैक्ट्री में, मेरी जगह पे, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका आप एग्जांपल समझ सकते हो, मशीन ऑन रेंट इज परचेज्ड। एक मशीन थी जो लीज पे थी या रेंट पे थी, उसको कल को परचेज कर लिया गया है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। 10(1) सी क्या बात करता है, ओटीसी सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन, OTC सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, स्टेटस ऑफ द रेसिपिएंट दैट इज अनरजिस्टर्ड, वो सिर्फ यहां पे मैटर करता है। बचे हुए जो आप क्लॉजेस देखोगे वहां पे कहीं पे भी स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट की इंपॉर्टेंस हमने नहीं दी है, यहाँ पे सिर्फ मैंने बोला है अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओवर द काउंटर मतलब जैसे आप रिटेल सेल कर देते हो, आप जाके किराना से कुछ शॉप से कुछ लेके आ जाते हो, तो आप एक अनरजिस्टर्ड की तरह नॉर्मल एक परचेज कर लेते हो। मैं लेट से कहीं घूमने गया, मैं दिल्ली में घूमने गया, मैंने वहां से किराना शॉप से कुछ खरीद लिया, तो दैट इज एन ओवर द काउंटर, आप इसको एज इट इज मीन करो, ओवर द काउंटर उसने आपको सेल कर दिया और आप वहां पे एज एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल बायर गए थे। ठीक है। इन दैट केस अगर उसका एड्रेस, और जब मैं एड्रेस वर्ड यूज करता हूं तो मेरा मतलब है उसका स्टेट, अगर उसका स्टेट वहां पे रिकॉर्ड हो गया है इनवॉइस में, तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ नॉट देन तीर घुमा के वापस, मैं ये बहुत बड़ी वर्ड यूज करूंगा, तीर घुमा के वापस, मतलब जब मेरे पास प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो सप्लायर का लोकेशन ही आंसर बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई का। सो इन दैट केस तीर घुमा के वापस मतलब द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द सप्लायर्स लोकेशन, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द सप्लायर्स लोकेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यहां पे मुझे डिटेल्ड एड्रेस की जरूरत नहीं है, आई डोंट वॉन्ट द डिटेल्ड एड्रेस, मेरे को स्टेट के नाम से मतलब है, क्योंकि उस स्टेट को जीएसटी मिलने वाला है। अब दिल्ली में कहा है, पीतमपुरा है, रोहिणी है, इधर है, फलाना है, धौलाकुआ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट नीड द स्टेट नेम। समझ में आया? यस सर। तो ये था मेरा 10(1) सी ए। ओके, देन आते हैं आपका 10(1) डी, दैट इज द असेंबली। कहीं पे अगर गुड्स की असेंबली होने वाली है या इंस्टॉलेशन होने वाला है, तो उस केस में जहां पे भी असेंबली या इंस्टॉलेशन होएगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर गुजरात की फैक्ट्री में, तो बायर कहा है, सेलर का है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट गुजरात। ठीक है। 10, उसके बाद फिफ्थ आपका जो है 10(1) ई, अगर गुड्स को सेल करा गया है ऑन बोर्ड कन्वेयंस, लेट से ट्रेन थी, ठीक है, अब ये ट्रेन जा रही है लेट से मुंबई से होते गई, ये बीच में कोई प्लेस नंबर ए, प्लेस नंबर बी, और फिर वहां से गई गोवा। अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था, मैंने वहां पे कुछ गुड्स को परचेज किया, लेट से मैंने चिप्स विप्स खाया, कोई स्नैक परचेज किया और मैंने उसको खाया। अब हम ये नहीं चेक कर सकते कि मैंने जब परचेज किया तो ट्रेन यहाँ पे थी या यहाँ पे थी या यहाँ पे थी, फिर मैंने जब उसको कंज्यूम किया तब ये ए में थी या बी में थी या गोवा में थी, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने एक सिंपल क्या बोला, सी, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको कुछ ऐसा प्रोविजन बनाना है जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाए। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा आंसर, वेरेवर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। अब अगर इसको, इन आइटम्स को जो मैंने परचेज किया वो मुंबई में ऑन बोर्ड लिए गए थे, तो वो मुंबई आंसर बन जाएगा, चाहे मैं कहीं पे भी उसको खरीदूं आगे और चाहे मैं कहीं पे भी उसको कंज्यूम करूं। सो व्हेनेवर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेयंस, वहां पे हमें देखना पड़ेगा द प्लेस व्हेन दे आर टेकन ऑन बोर्ड, उस कन्वेंस में कब उसको ऑन बोर्ड लिया गया था। ठीक है। आपके ये 5 चीजें क्लियर है, आप नोट्स में देख लो। 10(1) ए मूवमेंट ऑफ गुड्स, 10(1) सी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देखना है,
ओटीसी सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एड्रेस रिकॉर्ड हुआ तो वो लोकेशन, वरना तीर घुमा के वापस। असेंबली एंड इंस्टॉलेशन 10(1)D जहां पे भी हुआ। 10(1) इज गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, तो मैंने ट्रेन का एग्जांपल लिया था, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ कन्वेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी वेरेवर दे आर टेकन ऑन बोर्ड। और 10(1)B जो होता है वो होता है आपका बिल टू शिप टू मॉडल। क्या होता है आपका 10(1)B? बिल टू शिप टू मॉडल। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये है एक रमेश, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व है, ये है सुरेश और ये है लेट्स से बोमन, ये 3 लोग इन्वॉल्व है। आप सिंपल सा देखना इसको, ठीक है। सुरेश ने बोमन से एक वॉशिंग मशीन मंगवाई, एक परचेस करी थी वॉशिंग मशीन, ओके, ऐसे करके एक वॉशिंग मशीन मंगवाई थी। जब तक कि बोमन इसको ये सप्लाई करने वाला ही था, ये परचेज हो चुकी ऑलरेडी, दिस इज माय सप्लाई नंबर 1। तब तक रमेश ने सुरेश को फोन किया कि अरे आई वांट द वॉशिंग मशीन फ्रॉम यू। रमेश ने सुरेश को फोन किया कि आई वांट द वॉशिंग मशीन फ्रॉम यू। अब क्या किया, सुरेश ने बोमन को फोन किया, सिंपल, सुरेश ने बोमन को फोन किया, बोमन वो जो वॉशिंग मशीन मैंने तुमसे परचेस करी है ना, उसको भिजवाना सुरेश के यहाँ, उसको भिजवाना रमेश के यहाँ। सुरेश ने बोमन को फोन किया और बोला जो वॉशिंग मशीन मैंने तुमसे खरीदा है ना, वो रमेश को शिप करवा दो। अब इसमें अब नाम देखो, बिल टू शिप टू, ये बिल इसको हो रहा है सुरेश को और शिप हो रहा है रमेश को। अब कई बच्चों को क्वेरी आता है, सर ये वॉशिंग मशीन पहले खरीदा ये बाद में मांगा, ये उल्टा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। रमेश ने सुरेश को फोन किया कि भाई मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, सुरेश के पास वॉशिंग मशीन नहीं था, उसने बोमन को फोन किया कि बोमन एक वॉशिंग मशीन चाहिए लेकिन उसको शिप करवाना रमेश के पास। तो कौन सी चीज पहले हो रही है ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट ये है कि बोमन इसको बिलिंग कर रहा है सुरेश को लेकिन शिपिंग कर रहा है रमेश को। तो सुरेश और बोमन के बीच में एक सप्लाई हो गई, यस, और सुरेश और रमेश के बीच में सप्लाई नंबर 2 हुई। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, रमेश और बोमन के बीच में देयर इज नो सप्लाई। बोमन इज लीस्ट कंसर्न कि सुरेश इसको शिप कहां पे करवा रहा है एंड रमेश इज लीस्ट कंसर्न कि ये शिप कहां से हो रही है। तो इन दोनों के बीच में कोई सप्लाई नहीं है। ये जो सप्लाई नंबर 1 है इसको कहेंगे हम बिल टू शिप टू का 10(1)B एंड द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सुरेश, दैट इज द थर्ड पर्सन। अगर आप 10(1)B को टेक्निकली रीड करोगे तो वो थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शंस पे ये शिप हुआ है, तो ही इज दैट थर्ड पर्सन एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सुरेश का जहां पे भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेट्स से वो है दिल्ली में, तो आंसर बन जाएगा दिल्ली। और सर ये जो सुरेश और रमेश के बीच में सप्लाई हुई इसका क्या आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन लगेगा? बेटा जी ये तो नॉर्मल 10(1) लग जाएगा ना, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। सर मूवमेंट तो वुमन से हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मूवमेंट तो हुई ना। सुरेश ने रमेश को वॉशिंग मशीन तो भिजवाया ना, तो लेट्स से रमेश है यूपी का, तो टर्मिनेशन कहां होगा मूवमेंट का? यूपी में, तो आंसर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। और रमेश और वुमन के बीच में कोई सप्लाई नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रमेश को फर्क नहीं पड़ता कौन शिप कर रहा है, बोमन का फर्क नहीं पड़ता कहां शिप किया जा रहा है। रमेश सुरेश से डील कर रहा है और बोमन भी सुरेश से डील कर रहा है, तो इन आपस में दिस इज 10(1)B एंड दिस इज 10(1)A। क्या आपको बात समझ में आई है? दिस इज माई बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया आपका सेक्शन। अब आपका आता है सेक्शन नंबर 11, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वॉट एवर इज द स्टेट जहां पे इंपोर्टर रजिस्टर्ड है, क्योंकि इंपोर्टर वहां पे जाके उसको कंज्यूम करेगा। तो अगर मैं दिल्ली का हूं और मैं इंपोर्ट करता हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, मतलब किस स्टेट को उसका बेनिफिट मिलेगा? दिल्ली को। और सर जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूएस और यूके, मैं बोलूंगा आउटसाइड इंडिया, मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं लूंगा। एज सिंपल एज दैट, सेक्शन 11 में कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप देख सकते हो अगर इंपोर्ट किया तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, मैं दिल्ली का था तो आंसर विल बी दैट लोकेशन, और जब एक्सपोर्ट किया तो हम बोलेंगे लोकेशन आउटसाइड इंडिया। अब बात आती है सेक्शन नंबर 12 की। अब मैं आपको फटाफट सारे जो सबसेक्शन है वो एक बार यहां से रिवाइज कराऊंगा, और रिवाइज होने के बाद मैं आपको एक बार सबसेक्शन सारे लर्न करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूं फॉर द बिल टू शिप टू मॉडल। Priyank Sales of Pune, Maharashtra enters into agreement to sell goods to Best Enterprises of Bareilly. While the goods were being packed in the Pune godown of Priyank Sales, Best got an order from Sahil for the said goods. अब ये एग्जांपल वो वाला है जिसमें पहले परचेस कर लिया गया था और ऑर्डर बाद में आया था।
मैंने आपको बोला ना कि पहले परचेज हो रहा है और दूसरे को ऑर्डर बाद में आ रहा है, या दूसरे को ऑर्डर पहले आ रहा है फिर मैं किसी से बाय कर रहा हूं, ये इररेलेवेंट है। मेरा फोकस और आपका फोकस क्वेश्चन में यहां पे होना चाहिए कि बिल किसी को हो रहा है और शिप किसी को हो रहा है। कौन पहले करवा रहा है, क्या बाद में हुआ, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन द थ्री पार्टीज। बराबर। तो इसमें पहला वाला टोन लिया इन्होंने कि पहले परचेज किया मैंने और फिर मेरे कस्टमर ने मेरे को फोन किया, फिर मैंने अपने ओरिजिनल सप्लायर को बोला भाई तू बायर को भेज दे, वो दूसरा वाला जो है मेरा उसको शिप कर दे। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, प्रियांक एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स टू बिष्ट। प्रियांक बिष्ट को गुड्स सेल करने वाला था, लेकिन जब इसकी पैकिंग चल रही थी तो बिष्ट को ऑर्डर आया साहिल से फॉर द सेट गुड्स। बिष्ट एंटरप्राइजेस एग्रीड टू सप्लाई टू साहिल एंड आस्क्ड प्रियांक। अब बिष्ट ने प्रियांक को फोन किया कि प्रियांक जो गुड्स पैक हो रहे हैं ना वो साहिल को भेज दो। अब प्रियांक को साहिल से मतलब नहीं है, साहिल को प्रियांक से नहीं है, प्रियांक को बिष्ट से मतलब है, क्योंकि बिष्ट के कहने पे ये चीज हो रही है और साहिल ने तो बिष्ट से ही परचेज किया है। तो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द अबव सिचुएशन। तो ध्यान से सुनो, इन तीनों में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, प्रियांक और साहिल के बीच में बेटा जी कोई सप्लाई नहीं हो रही है। प्रियांक और बिष्ट में 10(1)(b) लग रहा है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बिष्ट का एरिया। बिष्ट कहां का है, बिष्ट है यूपी का। तो इनके बीच में आंसर बन जाएगा आपका यूपी। एंड दिस इज माय सेकंड ट्रांजैक्शन, बिष्ट और साहिल। वहां पे आपका 10(1)(a) लगेगा बिकॉज वहां पे तो मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट हो प्रियांक से रही है इररेलेवेंट, बट मूवमेंट तो हो रही है ना बिष्ट और साहिल के बीच में, गुड्स को पहुंचाया गया है। तो देयर द आंसर विल बी वेर इट इज टर्मिनेटेड, दैट इज साहिल्स प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज कर्नाटका। ये दो आपके ट्रांजैक्शंस बन जाएंगे। बात समझ में आई? चलो सर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 12 फटाफट से निकालते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। इसके 14 सबसेक्शंस है, क्विकली रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 बेसिक एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि ये सेक्शन वहां लगेगा जहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट इंडिया में है। सबसेक्शन 2 बात करता है डिफॉल्ट प्रोविजन। डिफॉल्ट प्रोविजन मतलब अगर सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14 कहीं पे नहीं लगा तो मैं लगूंगा। सर मैं क्या बोलता हूं, सब डिफॉल्ट प्रोविजन क्या कहता है, B2B और B2C से स्टार्ट करते हैं। सर B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। अगर केस है B2B का तो कोई बवाली नहीं है, कोई कलेशी नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस है। और सर अगर B2C है तो आप पहले चेक करो कि क्या उसका एड्रेस मेरे पास ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है क्या। ऑन रिकॉर्ड मतलब मेरे बुक्स में, तो तुम हो रेसिपिएंट, मैं हूं सप्लायर, तुम्हारा एड्रेस मेरे रिकॉर्ड में अगर एग्जिस्ट करता है तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अदरवाइज तीर घुमा के वापस लेके आना, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बात समझ में आई? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जितने भी आपके सर्विसेज है, रेंट पे देना, इंटीरियर डिजाइनिंग कराना, आर्किटेक्ट करवाना, लीज एजेंट होना, प्रॉपर्टी डीलर होना, वहां पे फंक्शन कराना, बैंक्वेट में मैरिज फंक्शन, रिसेप्शन, पार्टी, कॉकटेल, कुछ भी करवा लो। और उसके रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज जैसे वहां पे डेकोरेशन करना, फूल वगैरह से सजाना, ये इवेंट मैनेजमेंट, मतलब इवेंट मैनेजमेंट तो सेपरेट हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक स्पेशल सबसेक्शन है तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई लाइटिंग वाइटिंग करवा दिया आपने, सो एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हाउस बोट, ये सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। एंड द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सर इंटेंडेड लोकेशन मतलब का एग्जांपल दो। मेरा एक प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर एक घर बनवाना है, मैंने, आप हो इंटीरियर डिजाइनर बहुत तगड़े वाले, तो मैंने आपको फोन किया कि सर एक प्लॉट के ऊपर ना अपना वो काम वाम करवाना है, एक अपना कोठी बांधेंगे, तो आप जरा उसका डिजाइन विजाइन करके दो। तो इज द प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ? नो, बट वी हैव एन इंटेंडेड लोकेशन ऑफ दैट प्लॉट, दैट विल बी द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से तरकीब लगाई कि कल को अगर ये प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हुई, तो कल को मेरी प्रॉपर्टी दुबई में हुई तो आंसर तो दुबई बन जाएगा, जीएसटी का लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से सुनना। The answer in case the property is outside India will not be the location or intended location of the property. In that case, the answer will be the place of supply is the location of the recipient. The place of supply will be the location of the recipient ताकि जीएसटी का लॉस ना हो। ओके, अब सर ये पिंकू है, इसको एक क्वेरी आया, मैंने कहा पूछ बेटा क्या क्वेरी है। कह रहा है सर अगर प्रॉपर्टी टेक्निकली एक से ज्यादा स्टेट में हुई तो, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे हुई तो, या फलाना कोई होटल है वो दो बॉर्डर्स के स्टेट, दो स्टेट के बॉर्डर पे आया तो उसके केस में अब आप एक गलती करते हो, आप सीधा यहाँ पे रूल नंबर 4 आईजीएसटी का लगा देते हो। ऐसे नहीं करना है, आपको पहले चीज लिखनी है कि इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ये वर्ड्स आपके लिए रेलिवेंट है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट।
एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज एब्सेंट या इट इज साइलेंट, तो आप लगाओगे रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में ना 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है इट इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर कंटीजियस स्टेट्स। मतलब वो एक फिजिकली प्रॉपर्टी जो है वो एक जगह नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी, वो अलग अलग प्रॉपर्टी है। लेट से हयात है, अब उसके 2 यूनिट्स है, एक गुड़गांव का अलग है, एक दिल्ली का अलग है, तो वो होटल 2 अलग अलग है ना। हयात सप्लायर सिंगल हुआ, लेकिन वो इन रियलिटी 2 अलग अलग होटल है ना। तो आप देखो कि आप गुड़गांव वाले होटल में कितने रात रहे हो और आप दिल्ली के होटल में कितनी रात रहे हो, तो यू डिवाइड द टोटल प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू को प्लेस ऑफ सप्लाई से डिवाइड करना, हरियाणा के रिस्पेक्ट में हरियाणा का इनवॉइस चार्ज करना और दिल्ली के रिस्पेक्ट में दिल्ली का। तो इफ इट इज नॉट अ फिजिकल सिंगल फिजिकल प्रॉपर्टी, यू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स यू स्टेड। बट इफ इट इज अ सिंगल प्रॉपर्टी, लेट से ये है आपका एक बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे हरियाणा, और ये प्रॉपर्टी ऐसे है। अब दिस इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी, दिस इज द सिंगल प्रॉपर्टी, आई मीन ये ऊपर वाले केस में नहीं आएगा। तो दिस इज द सिंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी जितने भी दिन इस होटल में रहूं, मैं टेक्निकली यहाँ पे भी हूं, यहाँ पे भी हूं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आप एरिया के हिसाब से डिवाइड करो, आप एरिया के हिसाब से डिवाइड करो कि लेट से यहाँ पे एरिया आ रहा है 400 समथिंग, यहाँ पे एरिया आ रहा है 200, तो यहाँ पे 2:1 डिवाइड हो जाएगा और ये एरिया आपको पेपर में दिया जाएगा। और सर अगर केस हुआ हाउस बोट का, अगर केस हुआ हाउस बोट का, हाउस बोट होती है ना जैसे वो उस पे इट 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 कीप्स ऑन गोइंग पानी में, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बॉर्डर्स में, तो उसमें डिवाइड कैसे करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड एज पर द टाइम स्पेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, कि आपने कितने घंटे वहां पे बिताए, आपने कितने घंटे किस स्टेट में बिताए। अब सर आपको डाउट आएगा, मैं तो घूमने गया हूं, क्या मैं अपना ये दिमाग लड़ाऊंगा कि कौन से स्टेट में कितने टाइम में रहा हूं? नो, दैट इट विल बी द डिक्लेरेशन, इट विल बी गिवन इन द डिक्लेरेशन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा इन केस ऑफ हाउस बोट या वेसल या कोई एंसिलियरी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू द वेसल, अब हाउस बोट के रिस्पेक्ट में वहां पे कोई सर्विस दे दी, वेसल के रिस्पेक्ट में वहां पे कोई सर्विस दे दी, कोई सजा दिया आपको, वहां पे खाना पीना करवा दिया, तो इन दैट केस yes it will be on the basis of time spent, but वो आपको दिमाग नहीं लगाना, that time spent will be determined on the basis of declaration by the service provider। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4, खाना पीना, रेस्टोरेंट, ब्यूटी सर्विसेज, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो या कोई ट्रेनिंग वगैरह जिम वगैरह की सर्विस है, तो इसमें हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि सप्लायर कौन है, हमें ये नहीं पड़ता रेसिपिएंट कौन है। ये बहुत ही पर्सनलाइज नेचर की सर्विसेज है, ये बहुत ही पर्सनलाइज नेचर की सर्विसेज है, ठीक है। तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर दे आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, चाहे तुम रजिस्टर्ड हो चाहे तुम अनरजिस्टर्ड हो, कहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है वही मैटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12.5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, B2B हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C हुआ तो वेयर दे आर एक्चुअली परफॉर्म। सी हमारा प्राइमरी एम सेक्शन 12 में यही रहेगा कि मैं B2B को लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बना दूं और B2C में डिपेंड्स कि क्या आंसर बनाना है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे हमने अभी भी पढ़ा 12.4, क्योंकि इसका नेचर ही बहुत पर्सनलाइज्ड है, यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता इन जगहों पे, रेस्टोरेंट, केटरिंग, ये ब्यूटी और फिटनेस और ट्रेनिंग, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टेटस क्या है, ये बहुत ही पर्सनलाइज सर्विसेज है। ये एक्चुअल में वहां पे जो ट्रेनिंग हो रही है, आपको जिम सिखाया जा रहा है, आपको खाना खिलाया जा रहा है, ये पर्सनल नेचर की है, तो इसलिए वहां पे मैंने इग्नोर कर दिया B2B और B2C, ठीक है। बट ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल है तो B2B होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज वेयर दे आर एक्चुअली परफॉर्म। फिर आता है मेरे पास 12.6 एंड 12.7, क्या आता है मेरे पास 12.6 एंड 12.7। 12.6 talks about the admission of events and 12.7 talks about the organization of events। इवेंट मैनेजमेंट, आपको वो मूवी याद होगी, मैं क्लास में एग्जांपल लेता था, बिट्टू और श्रुति बैंड बाजा बारा, तो बिट्टू और श्रुति यहाँ पे आते हैं, बराबर, यस सर। अब 12.6 में एडमिशन ऑफ इवेंट्स एंड द एंसिलरी सर्विसेज, तो पहला सवाल ये उठता है कि सर कौन से टाइप के इवेंट्स, बेटा जी कोई भी, चाहे वो कोई अम्यूजमेंट जैसा इवेंट हो, चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, चाहे वो साइंटिफिक इवेंट हो, चाहे वो कोई परफॉर्मेंस हो, किसी भी इवेंट में अगर आप एंट्री दे रहे हो, एडमिशन का सर्विस दे रहे हो, उससे पैसे लेके उसको एंट्री एडमिट कर रहे हो, और उसके एंसिलरी सर्विसेज मतलब लेट से एंट्री के टाइम आपने उसको 3D गॉगल बेचे 200 रुपीज लेके कि यार इसमें 3D शो है, तो all those will be covered under 12.6 and the answer will be where the event is actually held, ओके, और where that park or place is actually located, because यहाँ पे मैटर ये करता है कि कहाँ पे आपने उससे पैसे लेके उसको एंट्री दी, तो ये एंट्री कहाँ पे दी, ये मेरे लिए यहाँ पे रेलिवेंट बन जाता है। लेकिन 12.7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, एंड पॉइंट टू बी नोटेड सर, 12.7 के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में स्पॉन्सरशिप को भी कवर किया गया है, स्पॉन्सरशिप को भी 12.7 में है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं,
जो बच्चा पेपर में पहली बार स्पॉन्सरशिप पढ़ेगा वो डिफॉल्ट प्रोविजन लगा के आएगा, लेकिन आप मत लगाना क्योंकि आपने मेरे से पढ़ लिया। स्पॉन्सरशिप पे स्पेशली हाईलाइट करो, इट इज कवर्ड अंडर 12/7। टेलीग्राम पे भी मैंने कवर किया है, ज्वाइन कर लेना चैनल। ठीक है, चलो। तो सर 12/7 में क्या मैटर करता है, अगेन फिर यहाँ पे हम B2B और B2C के हिसाब से चलते हैं। 12/7 में B2B हो तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C हो तो द प्लेस ऑफ इवेंट, प्लेस ऑफ इवेंट जहां पे भी ऑर्गेनाइज हुआ है। लेकिन जैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में था कि कल को लेट से आनंद अंबानी ने अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट बिट्टू श्रुति को दिया और बोला कि मेरी शादी तो इटली में करानी है, तो बिट्टू श्रुति बोलेंगे कि चलो अब इस केस में आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में डील कर रहे हो, तो B2C का आपका केस बनेगा, B2C का आपका केस बनेगा। तो B2C में द प्लेस ऑफ इवेंट विल बी इटली, तो उस केस में तो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा जीएसटी का। तो गवर्नमेंट ने जैसे प्रॉपर्टी में बोला था यहां पे भी बोल दिया कि इफ द लोकेशन ऑफ इवेंट इज आउटसाइड इंडिया देन इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ताकि जीएसटी का लॉस ना हो। सो दिस इज समथिंग सिमिलर टू द प्रॉपर्टी वाला केस। प्रॉपर्टी जब बाहर होती थी तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता था लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बराबर। ठीक है सर। इसके सिवाय सर इफ दैट इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी, तो वही आपको कहानी लिखनी है। सबसे पहले ये पेट लाइन है आपकी, ये हमेशा लिखनी है कि the place of supply will be each respective state or UT involved as per the contract agreement, but if it is silent you apply rule। यहाँ पे रूल कौन सा लगता है, रूल 5। आपको 4 रूल लर्न करने हैं, 3, 4, 5, 6। 3 एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट में आएगा सबसेक्शन 14 में, 4 मैंने ऊपर प्रॉपर्टी का पढ़ाया, 5 यहाँ पे इवेंट का आएगा और 6 नीचे टेलीकॉम का आएगा। तो 3, 4, 5, 6 आपको लर्न करना है। और रूल 5 बता दूं, कुछ अलग से नहीं बोलता, वो बोलता है गैप लगा देना। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया होगा कि भाई ये रेशियो लगा दो, आप वो लगा देना। नेक्स्ट हमारे आते हैं 12/8 और 12/9। नेक्स्ट हमारे आते हैं 12/8 और 12/9। 12/8 जो है वो है गुड्स का, 12/9 जो है वो इंसानों का मतलब पैसेंजर का। 12/8 में इन केस ऑफ द गुड्स इफ इट इज अ B2B केस और अ B2C केस, 12/9 अगेन सेम B2B केस और B2C केस। अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पकड़ लो, और अगर ऊपर गुड्स के केस में B2C है, B2B है तो लोकेशन पकड़ लो, और अगर B2C है तो आप देखो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपने कुरियर वालों को ये गुड्स कब दिए कि भाई ये गुड्स है, ये पकड़ो, ये जगह कहां पे है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, इन केस ऑफ गुड्स द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज इररेलेवेंट। मुझे डेस्टिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, ओके। मुझे देखना है कि सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में है, तो फिर गुड्स कहीं पे भी जा रहे हो मैं 12/8 लगाऊंगा। B2B लोकेशन ऑफ पर्सन मतलब रेसिपिएंट, B2C द लोकेशन वेयर दे आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की। अगर B2B का केस है तो देन द आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर B2C का केस है तो अब इसमें हैंड ओवर तो होता नहीं है, आदमी अपने आप को हैंड ओवर नहीं करता है, आदमी एम्बार्क करता है, आदमी एम्बार्क करेगा। सो वेरेवर ही एम्बार्क्स फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। अब सर कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है, कंटिन्यूअस जर्नी मतलब जहां पे कहीं पे भी कोई कन्वेंस चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आप डेस्टिनी अपना जो कन्वेंस है वो छोड़ के वापस रिज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो कल को लेट से मैं यहां से जाना चाहता हूं यूएस और बीच में सिंगापुर में लेट से देयर इज अ ब्रेक, सिंगापुर में देयर इज अ लेओवर, मैं एयरक्राफ्ट छोड़ता हूं फिर दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठ के आगे जाता हूं, तो ये कंटिन्यूअस जर्नी नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, तो wherever that continuous journey is, wherever you embark on that continuous journey, that embarking point, that embarking state will be the answer of the place of supply। ठीक है। अब सर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो एयरलाइंस कंपनी होती है या जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती है, दे गिव दिस राइट टू एम्बार्क इन फ्यूचर। लेट्स से एयर इंडिया ने मुझे बोला कि हम आपको एक 10 you buy let's say for 1 lakh rupees you can board any 10 domestic flights in India, and those 10 domestic flights अब मुझे भी नहीं पता और एयर इंडिया को भी अभी नहीं पता है कि मैं कहां बोर्ड करने वाला हूं, मैं कहां से कहां जाऊंगा। तो कंपनी कह रही है कि मैं अनरजिस्टर्ड हूं, और आपने अभी अभी आंसर बताया कि इट विल बी द एम्बार्किंग पॉइंट, बट अभी तो पता ही नहीं एम्बार्किंग पॉइंट क्या होगा। तो उस केस में जब आपका ये ऐसा इशू बनेगा तो द आंसर विल बी एज पर द डिफॉल्ट प्रोविजंस, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा रेसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और सर एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये वाला जो इशू है जो मैंने आपको भी बताया कि द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज, दिस इज रेलिवेंट इन B2C। अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो उसमें प्रॉब्लम आनी नहीं है, द लोकेशन विल बी द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर। एक इन्होंने क्लैरिफाई किया रिटर्न जर्नी को हमेशा सेपरेट जर्नी मानना है। तो मैं मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली, लेट से मैं पुणे से दिल्ली गया और दिल्ली से पुणे आया, तो ये सेपरेट जर्नीज है। जाने के लिए माय फर्स्ट एम्बार्किंग पॉइंट विल बी पुणे, आते वक्त माय एम्बार्किंग पॉइंट विल बी दिल्ली। बट ये एम्बार्किंग पॉइंट वाली बात बेटा जी आपको तभी देखनी है जब B2C का केस हो, B2B में आपको नहीं देखना है। बात समझ में आया? यस।
12-10 सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस। लेट से वहां पे जाके मैंने मूवी ऑन डिमांड खरीद लिया, लेट से मैंने वहां पे कोई हेड मसाज की सर्विस ले ली, तो उस केस में अब ये नहीं देखा जाएगा प्लेन कहां पे उड़ रहा है या ट्रेन कहां पे जा रही थी या आपने मूवी ऑन डिमांड कब परचेज किया, मूवी कब देखी। नो, द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। अब लेट से एक प्लेन है जो जाता है दिल्ली, बैंकॉक और मुंबई, वो ऐसा एक पर्टिकुलर उसके लिए जा रहा है, एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए जा रहा है, तो इसका जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा वो रहेगा दिल्ली। तो आप इस पूरे जर्नी में कहीं पे भी यू टेक एनी सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, योर आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जो भी मेरी जर्नी है, यहां पे कंटिन्यूस वर्ड नहीं यूज किया, नॉर्मल जर्नी है ये मेरी। समझ में आया? यस, 12-10 इज डन। 12-11 इज योर टेलीकॉम सर्विस। टेलीकॉम में आपके 4 केस बनते हैं। अगर आपका केस इन्वॉल्व करता है कोई फिक्स्ड लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट केबल, डिश एंटीना, कहीं पे कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे भी वो ले डाउन कर रखा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर वो मोर देन 1 स्टेट है तो वहां पे एक लगता है रूल नंबर 6, वो मैं आपको भी करा दूंगा। आगे पढ़ो पहले। इफ मोबाइल कनेक्शन या कोई भी इंटरनेट आप प्रीपेमेंट पे ले रहे हो तो एक प्रीपेमेंट हो जाएगा, और एक पोस्ट पेड पहले करा देता हूं। पोस्टपेड वाले में आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, यू जस्ट हैव टू फिक्स द आंसर एज द बिलिंग एड्रेस। आपको सिर्फ बिलिंग एड्रेस को पकड़ के बैठना है, ठीक है? जहां पे भी आपका बिलिंग एड्रेस होगा, तो फिर उसके बाद आप कहीं पे भी एक्चुअल पेमेंट करते हो, आप कहीं पे भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर पोस्टपेड है आपका एयरटेल या आपका वोडाफोन, तो आपका बिलिंग एड्रेस विल बी द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई। बराबर। नेक्स्ट, मोबाइल कनेक्शन इंटरनेट अगर प्रीपेड बेसिस पे हो तो उस पर 2 केस डिपेंड करते हैं। सिचुएशन नंबर 1 इज आप जो प्रीपेमेंट करवा रहे हो वो आपका खुद का कंपनी का सेलिंग एजेंट है या रीसेलर है, आपके एजेंट के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हो। जो भी वोडाफोन है, एयरटेल है, अगर उसके एजेंट के थ्रू सर्विसेज दी जा रही है तो उस एजेंट का या उस रीसेलर का एड्रेस विल बी द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि वहां पे उसने वो सर्विस ली होगी आगे। एंड इफ इट इज बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, तो कहां पे भी आप चेक करो वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड, वेयर द प्रीपेड, दिस इज प्रीपेड, नो प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर्स आर सोल्ड। इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एयरटेल ने कुछ वाउचर सेल किए रेडियो स्टेशन में मुंबई में, 100 वाउचर सेल किए ऑन द स्पॉट, तो यहाँ पे पेमेंट का आई, प्री पेमेंट आई रेडियो स्टेशन के एड्रेस में, तो ये रेडियो स्टेशन जहां पे भी होगा, लेट्स से मुंबई में, तो महाराष्ट्र मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है? और अगर आज के इसमें तो सर हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग के केस में अगर आप प्रीपेमेंट ले रहे हो, प्रीपेमेंट बेसिस पे कोई सर्विस ले रहे हो, आंसर विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाई। और सर रेसिडुअल केसेस, ये रेसिडुअल केसेस और लास्ट वाला इज सेम, कि कहीं पे अगर आपके पास रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो तीर घुमा के वापस। रेसिडुअल केसेस में आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहां पे भी देखो बैलेंस केसेस में उन्होंने बोला फर्स्ट ट्राई इफ यू हैव एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, नहीं तो तीर घुमा के वापस लोकेशन ऑफ सप्लायर। और ये फाइनल रेसिडुअल उन्होंने एक और डाला कि कहीं पे रेसिपिएंट का एड्रेस ना मिले तो आंसर मत छोड़ देना, जीएसटी तो गवर्नमेंट को पे करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई बना देना आपका सप्लायर का लोकेशन। अब इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आपने फिक्स लाइन बोला था, जो फिक्स सर्किट बोला था, इंटरनेट केबल्स होती है बड़ी बड़ी, वो तो काफी सारे स्टेट्स में रन करती है, तो उस केस में आंसर प्लेस ऑफ सप्लाई का कैसे बनेगा, वहां पे आपको लगाना है रूल नंबर 6। लेकिन उससे पहले वही बात लिखनी है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, बट इफ इट इज एब्सेंट देन आई विल अप्लाई रूल नंबर 6। और वहां पे जो डिवीजन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स होता है। आपका कीवर्ड है पॉइंट्स, आपका कीवर्ड है पॉइंट्स। तो लेट्स से दिल्ली से मुंबई एक केबल जा रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तो इसमें आंसर क्या बनेगा 1:1, दिल्ली में 1, मुंबई में 1। कल को लिए जा रही है दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, तो 1:1:1। अब सपोज ध्यान से सुनना, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र जा रही है, और यूपी में ना देयर इज एन इंटरमीडिएट पॉइंट, इट इज नॉट अ प्रॉपर पॉइंट, इट इज एन इंटरमीडिएट पॉइंट। अब इंटरमीडिएट पॉइंट होता है ऑपरेशन बेसिस के लिए, ऑपरेशनल उसके लिए, वहां से एक्चुअल में अगर बेनिफिट नहीं आ रहा उस पॉइंट का, यूपी में किसी को भी टेलीकॉम का बेनिफिट नहीं आ रहा है, तो आपको ये नहीं गिनना है, और अगर आ रहा है तो फिर आपको गिनना है। तो योर मेन फोकस विल बी स्टार्ट एंड एंड, और बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स को भी आपको पॉइंट गिनना है इफ देयर इज अ बेनिफिट डिराइव्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली में ही एक और इंटरमीडिएट पॉइंट है, और फिर आगे महाराष्ट्र में जा रहा है। अगर यहां से बेनिफिट नहीं आता तो आंसर 1:1 ही बनेगा, और अगर दिल्ली वाले इंटरमीडिएट पॉइंट पे बेनिफिट आ रहा है तो आंसर बनेगा 1 और 1 और 1, तो ये 2:1 बन जाएगा, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली द कीवर्ड पॉइंट्स, और आपको क्वेश्चन में चीज दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आपका सबसेक्शन 12 और 13। सबसेक्शन 12 में आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकरेज।
तो जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो यहाँ पे कवर किया, इंक्लूडिंग स्टॉक का। स्टॉक ब्रोकरेज ज्यादा टेस्ट नहीं होता, तो कभी कभार क्वेश्चन में आती बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर डिफॉल्ट लगाना है क्या, नहीं, आपको सबसेक्शन 12 लगाना है। आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, इफ नॉट अवेलेबल तीर घुमा के वापस लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहाँ पे B2B B2C नहीं चेक करना। सर यहाँ पे डाउट आता है कि ऐसा कौन सा केस बनेगा जिसके अंदर आपके पास लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही अवेलेबल नहीं है इतनी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं कस्टमर हूं HDFC बैंक का, कल को मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और मेरे घर के पास ICICI का ही ब्रांच है। तो मैं ICICI में गया, मैंने बोला सर ये मैं आपको कैश दे देता हूँ 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, यू प्लीज पे गिव मी अ डिमांड ड्राफ्ट। अब क्या ICICI के रिकॉर्ड्स में मेरा एड्रेस है क्या, मेरा वहां पे कोई रिकॉर्ड में एड्रेस या उसका मेरा कोई स्टेट है? आंसर इज नो, बिकॉज आई एम नॉट अ कस्टमर ऑफ द ICICI बैंक, आई एम द कस्टमर ऑफ द HDFC बैंक। So does ICICI have my address on its record? Answer is no. So in that case, the place of supply will be the location of the ICICI bank branch. तो ICICI की जो ब्रांच है ना, वही आपका आंसर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई का। HDFC के पास अगर मैं जाता तो HDFC हैड माय एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ऐसा कौन सा केस बनता है जिसके अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं होता। बन सकता है इंश्योरेंस सबसेक्शन 13, यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं बनेगा बिकॉज हाईली रेगुलेटेड KYC इंडस्ट्री है, 100% एड्रेस रहेगा। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है B2B की, तो इन दैट केस द आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ द पर्सन, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द पर्सन। और अगर B2C हो रहा है तो इन दैट केस द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 में आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इफ द एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, नो, इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल। समझ में आया आपको? सबसेक्शन 12 और सबसेक्शन 13 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसेक्शन 14। अब सबसेक्शन 14 में a general mistake I have seen, कि आप इसको पढ़ते हो एडवर्टीजमेंट। नहीं, आपको ढंग से समझना है एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जब मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन एक बार रीड करना, डिटेल में टेस्ट नहीं होती, बट जो भी लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा हूं तो दैट विल बी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2, बट अगर मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा हूं गवर्नमेंट को, दैट विल बी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 14। ओके, इसके अंदर भी क्या होगा आंसर? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एवरी स्टेट विच इज इन्वॉल्व इन द पिक्चर। सर ऐसा क्यों? जनरली जब गवर्नमेंट आपसे एडवर्टीजमेंट सर्विस लेती है तो वो अपने स्कीम्स के लिए लेती है। लेट्स से कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई स्कीम है, या कोई अभी मेक इन इंडिया का स्कीम है, कोई श्रेष्ठा स्कीम है, या कल को कोई प्रधानमंत्री आवास योजना, एनी स्कीम, तो वो जनरली एडवर्टीजमेंट एक स्टेट में नहीं कराती, वो पूरे इंडिया में कराती है या पूरे रीजन में कराती है। तो इसलिए उन्होंने बोला सबसे पहले कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा एवरी स्टेट और एवरी यूटी विच एवर इज इन्वॉल्व एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्लियरली बताया जाएगा कि इस स्टेट के लिए इतना अमाउंट दे रहे हैं, इस स्टेट के लिए उतना अमाउंट दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं बता रखा होगा तो मैं क्या लगाऊंगा? तो मैं लगाऊंगा रूल नंबर 3 ऑफ IGST रूल्स। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, आप रूल 3, 4, 5, 6 जो लिखते हो उससे पहले आप ये बात नहीं लिखते हो, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सी द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में बता रखा है कि टोटल अमाउंट को कितने स्टेट्स में किस तरीके से स्प्लिट करना है, तो आप रूल्स नहीं लगाओगे। आप तभी लगाओगे जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइलेंट है, तो आप रूल्स लगाओगे। अब इसके अंदर मैं रूल 3 लगाऊंगा और उसके अंदर अलग अलग सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप गवर्नमेंट को जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हो वो किस फॉर्म में दे रहे हो, और जिस भी फॉर्म में दे रहे हो उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे हम स्टेट्स में उस अमाउंट को। सो देयर विल बी फर्स्ट द कॉलम ऑफ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड देन देयर विल बी द कॉलम ऑफ एट्रीब्यूशन का बेसिस, कि आप इस सर्विस को एट्रीब्यूट कैसे करने वाले हो, अलग अलग स्टेट में कैसे बांटने वाले हो। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल बच्चों को लगता है और आप छोड़ के जाते हो, गलत बात है। कल को पेपर में आया तो आप बोलोगे ICA ने गलती करी, ICA ने बहुत मुश्किल पेपर बनाया। आपके सामने दिया गया है, मैं आपको मटेरियल का एग्जांपल भी कराऊंगा। सर रिवीजन में नहीं करते, मैं कराऊंगा, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपके, क्योंकि कल को आया पेपर में तो फिर आप ये नहीं बोलने चाहिए कि नहीं ICA ने मुश्किल दिया, हम प्रिपेयर होके जाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी चैनल वाला जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं आपको पूरा ये अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम बचे हुए देख लेते हैं, बचे हुए के सारे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो न्यूज़पेपर में एंड पब्लिकेशन में, नॉट प्रिंटेड मटेरियल, क्योंकि प्रिंटेड को अलग कवर किया है, तो आप देखो अमाउंट पेबल टू द डिफरेंट स्टेट वाइज एडिशन। तो मैं दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और मैं महाराष्ट्र के टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो 5:2 इज द डिवीजन इटसेल्फ, अलग अलग इनवॉइस रेज होंगे। एडवर्टीजमेंट इन प्रिंटेड मटेरियल, अमाउंट पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मैं दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं यूपी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, 1:2। अगर आपको पेपर में अमाउंट पेबल की जगह प्रिंटेड मटेरियल का नंबर दिया कि आप 10,000 पैम्फलेट दिल्ली में बंटवा रहे हो और आप 5,000 पैम्फलेट यूपी में बंटवा रहे हो,
तो आप 10:5 मतलब 2:1 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मटेरियल ने किया है। एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग अदर देन ट्रेन, क्योंकि ट्रेन अलग से कवर्ड है, तो आपके होर्डिंग लगते बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कीम्स के, तो आप देखो अमाउंट पेबल, तो लेट से दिल्ली में 5 होर्डिंग का 1 लाख रुपए दिया और मुंबई में 3 होर्डिंग का 2 लाख रुपए दिया, तो जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से डिवाइड कर दो प्लेस ऑफ सप्लाई का, उतना उतना इनवॉइस चला जाएगा। You have to understand what is the problem we are solving. The issue that we are solving is there are different states involved in the picture. तो हर एक स्टेट को अपना प्लेस ऑफ सप्लाई का जीएसटी का रिकवरी चाहिए, तो आपको इनवॉइस अलग अलग रेस करने पड़ेंगे। रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, आप सप्लायर हो, तो आपको अलग अलग इनवॉइस रेस करने अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से। गलत किया तो वो जो स्टेट है जिसका जीएसटी का लॉस हो रहा है वो आपको डंडा मारेगा। समझ में आया? यस सर। एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज, आपके घर पे एमएनजीएल और उसका फलाना किसी का ऑयल का गैस का कोई भी बिल आता है, उसके पीछे गवर्नमेंट की स्कीम्स की एडवर्टीजमेंट होती है। वो जो सप्लायर है गवर्नमेंट को वहां पे कैसे चार्ज करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ही विल चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट्स पेबल विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट। लेट्स से 5 लाख कस्टमर्स है दिल्ली में और 4 लाख कस्टमर्स है मुंबई में, तो 5 लाख का लेट से मैं दे रहा हूँ 2 लाख रुपीज और 4 लाख कस्टमर्स का दे रहा हूँ 1 लाख रुपीज, तो 2:1 दिल्ली टू मुंबई डिवाइड हो जाएगा। अब कितना अमाउंट पे कर रहे हो उस स्टेट के लोगों के बिल के पीछे वो गवर्नमेंट की स्कीम डालने के लिए, गवर्नमेंट आपको कितना पे कर रही है उसका, तो वो अमाउंट पेबल के बेसिस पे स्टेट डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप प्लीज मटेरियल की एग्जांपल रीड कर लो, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक जो है वो मैं कराऊंगा, बचे हुए आप एक बार रीड कर लो। एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट, अब सर रेलवे टिकट के पीछे गवर्नमेंट की स्कीम की एडवर्टीजमेंट है, तो वो कैसे डिवाइड करें? आप डिवाइड करो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट। दिल्ली में कितने रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे कितने रेलवे स्टेशन है, आप उसके हिसाब से डिवाइड करो। आइडियली सर मुझे रेलवे टिकट के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए था, बट कैसे मेजर करोगे? अब क्या किसी बंदे को वहां लगाओगे क्या कि कितने टिकट कौन लेके जा रहा है, कहां पे बिक रहे हैं? नहीं, तो वी हैव अ प्रॉक्सी ऑफ इंस्टेड लेट्स यूज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन। और सर जब मैं जीएसटी का इनवॉइस ऑफिस में रेस कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा रेलवे टिकट रेलवे स्टेशन कितने हैं किस स्टेट में? गो टू indianrail.gov.in, वहां पे आपको मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेबल, तो दिल्ली के रेडियो के लिए, दिल्ली में जो रेडियो स्टेशन का जो आउटपुट जाता है सिग्नल, उसके लिए मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और महाराष्ट्र के लिए 2 लाख दे रहा हूँ, तो 1:2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल लोकेशन ऑफ स्टूडियो रेलिवेंट नहीं है, आपको देखना है उस रेडियो का आउटपुट कहा जाता है, सिग्नल कहा जाता है। टीवी चैनल मैं भी कराऊंगा, पहले ये देखो सिनेमा हॉल्स, आप सिनेमा देखने जाते हो, स्टार्ट में कोई स्कीम की एडवर्टीजमेंट आती है, वहां पे डिवीजन कैसे हो रहा है, अमाउंट्स पेबल। तो लेट्स से एडवर्टीजमेंट हो रही है मेक इन इंडिया स्कीम की, उसके लिए दिल्ली में पीवीआर के लिए वो 5 लाख रुपीज पे कर रहे हैं मेरे को, और यूपी में 2 लाख रुपीज, तो 5:2, 5 लाख का दिल्ली का इनवॉइस रेज हो जाएगा, 2 लाख का आपका यूपी का इनवॉइस रेज हो जाएगा। दैट्स इज सिंपल राइट, आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द टोटल अमाउंट, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्होंने मुझे पैरामीटर्स बताए। ओके, अब जो 10 और 11 है ना, ये आपको नहीं करने, 10 और 11 आर जस्ट लाइक 8, आप 8 अच्छे से समझ लो। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी चैनल, आप टीवी देखने बैठते हो, आप कोई डेली सीरियल वगैरह देखते हो क्या? सीरियल के बीच में ऐड आती है, वहां पे मेक इन इंडिया की ऐड आ गई, गवर्नमेंट स्कीम की, मोदी जी की सपोज, तो उसके लिए जो अमाउंट पे करा गया है उसको डिवाइड कैसे करना है? सर आइडियली तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि कितने लोग टीवी कहाँ देख रहे हैं, दिल्ली में ज्यादा लोग टीवी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कम देख रहे हैं, तो दिल्ली को ज्यादा मिलना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एक 3 स्टेप प्रोसेस बता रखा है डिवीजन का। पहले समझते हैं, फिर एक एग्जांपल कराऊंगा। आप इसको डिवाइड करोगे बेसिस ऑफ व्यूअरशिप पे, लेकिन कैसे? सबसे पहले असर्टन द व्यूअरशिप फ्रॉम द फिगर्स पब्लिश्ड बाय द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। एक काउंसिल करके है, ये जो रिसर्च काउंसिल है ये अपना फिगर्स एस्टेब्लिश करेगी, पब्लिश करेगी कि लेट्स से दिल्ली में इतने इतने लोग टीवी देखते हैं, इतने इतने लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में टीवी देखते हैं, तो व्यूअरशिप का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब सर मेरे को सपोज करंट मंथ क्या है हमारा, February 25 चल रहा है, तो February 25 में मुझे अपना जीएसटी का इनवॉइस रेस करना है, तो February का डेटा तो भी आया नहीं होगा भाई, काउंसिल तो अपना पीरियड खत्म होने के बाद क्वार्टरली डेटा पब्लिश करती है, तो मेरे को फरवरी में तो डेटा यूज करना पड़ेगा, तो मैं किसका यूज करूं? मेरे पास फरवरी का डेटा नहीं है, तो आप एक काम करो, आप प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक का डेटा यूज कर लो। तो करंट इज February, तो जनवरी, February, मार्च से प्रीसीडिंग क्वार्टर रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 24, तो दिसंबर का जो लास्ट वीक का डेटा होगा ना, प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक का डेटा आप यूज कर लो एज ए प्रॉक्सी। कैलकुलेशन तो करनी है, इनवॉइस तो रेस करना है। और सर कभी कभार प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो काउंसिल है ना वो डेटा पब्लिश करेगी लेट्स से दिल्ली प्लस यूपी का मिला के, क्योंकि जीएसटी वालों को स्टेट से मतलब है, काउंसिल को नहीं है, तो काउंसिल ने दिल्ली और यूपी को एक ही रीजन बना रखा है, बट जीएसटी में मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, तो मैं कैसे तोड़ूंगा? आई विल ब्रेक इट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन।
और ये पॉपुलेशन आपको सेंसस के हिसाब से पिक करना है। तो लेट्स, मैं अभी एग्जांपल भी करवा दूंगा, तो आप इसको तोड़ना और फिर आप प्लेस ऑफ सप्लाई असाइन करवा देना। ठीक है, मैं आपको पहले इसका एग्जांपल करा देता हूं। ये देखो, ये एक ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मेन बात पे आते हैं। अभी कहां का टेलीकास्ट करवाना है? दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। अब ये जहां जहां पे भी टेलीकास्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, ये इसके प्लेस ऑफ सप्लाई बनने वाले हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एवरीथिंग इज साइलेंट तो मुझे रूल लगाना पड़ेगा। तो ये तो पक्का है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई ये 5 स्टेट्स बनने वाले हैं, बराबर। ठीक है, अब मेरे को क्या काम करना पड़ेगा? ये कौन से मंथ में हो रहा है? ये मंथ में हो रहा है नवंबर 24। नवंबर 24 ये कब हो रहा है? नवंबर 17। ओके ठीक है, नवंबर 17। आप मंथ पे ध्यान दो भी। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर है। इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या रहा होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या रहा होगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब आप क्या करोगे? सितंबर जो मेरा लास्ट मंथ रहेगा, उसका जो लास्ट वीक, मतलब इस क्वार्टर का लास्ट वीक, इस क्वार्टर का जो लास्ट वीक रहेगा, आप इसका व्यूअरशिप का डेटा पिक करो। आप उसका व्यूअरशिप का डेटा पिक करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई? यहां पे जो काउंसिल है ना, इसने कुछ क्लबिंग करी है। देखो क्या, सितंबर 17। अब आपको सितंबर 17 समझ आ गया क्यों लिया हमने? प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक। काउंसिल ने मुझे डेटा दिया 1 लाख फॉर दिल्ली, 2 लाख फॉर यूपी एंड उत्तराखंड एंड 1 लाख फॉर बिहार एंड झारखंड। ओ माय गॉड, डेटा तो मिल गया, लेकिन यूपी एंड उत्तराखंड को क्लब करा गया है, बिहार एंड झारखंड को भी क्लब करा गया है। तो मुझे ये जो 1 लाख फॉर बिहार झारखंड है इसको तोड़ना पड़ेगा, और ये जो 2 लाख है फॉर यूपी एंड उत्तराखंड ये भी मुझे तोड़ना पड़ेगा। ये मैं तोड़ूंगा पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से। ठीक है, तो देख लो बस, इसमें और कुछ बचा नहीं है। जो भी आपको रेशियो दिया होगा, लेट्स से यूपी एंड उत्तराखंड इन्होंने 9:1 दिया है। यूपी एंड उत्तराखंड 9:1। तो आप क्या करोगे? दिल्ली का तो 1 लाख क्लियर है, 2 लाख को 9:1 में तोड़ देना, 1,80,000 एंड 20,000। इसी तरीके से इसको भी तोड़ देना, तो आपके सामने 5 फिगर्स आ जाएंगी, रेशियो बन जाएगा, और टोटल अमाउंट को इस रेशियो में बांट देना और उतने उतने का इनवॉइस रेज कर देना अलग अलग स्टेट्स में प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से। बस यही तो हो रहा है आपका। चलो, अब इंटरनेट और एसएमएस में भी सेम कहानी चलने वाली है। इंटरनेट पे भी बेसिस ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स होगा। यहां पे बस आप डेटा पिक करोगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी यही, ये जो हमने स्टेप्स लगाए ना, ये ऐसे ही स्टेप्स लगाने सब में। ठीक है, और यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको जो डेटा यूज करना है, दैट इज ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऊपर क्वार्टरली डेटा आता था, वीकली डेटा आता था, तो यहाँ पे आपको वीकली पिक करना था, यहाँ पे आपको ईयरली के हिसाब से पिक करना है और उस ईयर का लास्ट क्वार्टर उठाना है। सिमिलरली एसएमएस में ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर, सेम जैसे आप यहाँ पे फॉलो करते हो, डेटा पिक करना है टीआरए का, और क्वार्टर के लिए आपको यूज करना है लास्ट क्वार्टर का डेटा। अब सर होता क्या ना, एसएमएस का डेटा ही क्वार्टरली आता है, यहाँ पे इंटरनेट का डेटा ऐसे आता है। तो उन्होंने बस आपको बता दिया कि आप रेलिवेंट डेटा कौन सा पिक करोगे, और यही आपको सवाल में दिया जाएगा। तो आपको जनरली इसमें कंफ्यूजन नहीं ड्रॉ करेंगे, बराबर। तो इफ इट कम्स, आई थिंक द स्टेप प्रोसेस इज क्लियर। अब मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, मैं यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ सेक्शन 12, मैंने पूरा करा दिया, लेकिन मैं आपको स्टिल 1-2 सवाल कराऊंगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये इंश्योर करना है कि अगर बच्चा कुछ भी नहीं और पढ़ रहा, आप पेपर में जाके हाथ पैर मार पा रहे हो। फिर मैं आपको सेक्शन 12 के सारे सबसेक्शन रिवाइज करा दूंगा नंबर फॉर्म में। आ जाओ। Music era owned by Nitish Dani, a famous classical singer, wishes to organize Nitish Dani music concert in Gurgaon, Haryana. Music era registered in Punjab enters into a contract with event management company Supriya Limited, which is registered in Delhi, for organizing the said music concert for 10 lakh. Supriya books the lawns of Hotel Damdam Gurgaon for holding the music concert for lump sum consideration of 4 lakh, and Music era fixes the entry fee of rupees 5,000. 400 tickets were sold. अब देखो, डिटेल में प्लेस ऑफ सप्लाई आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन समझाना मेरा काम है, तो ढंग से सुनना क्या हो रहा है। इसमें पहले तो कितने सप्लाई हो रहे हैं? सर इसमें ना 3 सप्लाई हो रहे हैं। पहला सप्लाई हो रहा है आपका जो म्यूजिक एरा कंपनी है उसका और सुप्रिया के बीच में। उसके बाद आपका सप्लाई हो रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है सुप्रिया एंड वो होटल के बीच में। और तीसरा जो है, जो आप बच्चे भूल जाते हो, वो हो रहा है म्यूजिक एरा क्या दे रही है? एडमिशन टू इवेंट, जो लोगों को एडमिशन टू इवेंट दे रही है। म्यूजिक एरा और सुप्रिया के बीच में देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, तो आपका यहाँ पे लगेगा सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 7। सुप्रिया और होटल में एक बहुत ही मेजर गलती होती है,
मुझे बताओ सुप्रिया और होटल में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें होटल बुक करा गया है, लॉन बुक करा गया है, उसमें सप्लायर कौन है? सप्लायर है होटल दमदम। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लॉन, जो कि अगेन वो है होटल। तो जनरली ये जो होटल इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज होती है ना, दैट इज ऑलवेज कैटेगराइज्ड एज इंट्रा इन नेचर, नॉट इंटर, क्योंकि सप्लायर भी वो होता है और लोकेशन भी वो प्रॉपर्टी ही होती है। तो मैं हयात में जाके रहता हूं तो हयात इज द सप्लायर एंड दैट होटल रूम इन हयात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे आपका आंसर जो ट्रांजेक्शन का नेचर बनता है वो बनता है इंट्रा। ये गलती होती है। और सर ये म्यूजिक एरा और एडमिशन, व्हाट इज दिस? दिस इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? एडमिशन जहां पे हुआ है दैट इज गुड़गांव हरियाणा। और सप्लायर कौन है? म्यूजिक एरा। म्यूजिक एरा कहां पे रजिस्टर्ड है? म्यूजिक एरा इज इन पंजाब, तो यहाँ पे आपका आईजीएसटी चार्ज होगा। और 12/7 जो पहला वाला था, दिस इज B2B। तो यहाँ पे म्यूजिक एरा का जो रेसिपिएंट है उसका जो एड्रेस है पंजाब, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सुप्रिया आई थिंक इज इन मुंबई, राइट? दिल्ली। तो दिल्ली एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब, तो यहाँ पे भी लगेगा आपका आईजीएसटी। दिस इज हाउ यू रिजॉल्व द प्लेस ऑफ सप्लाई इशू। सबसे पहले ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करो। मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। आप जब भी पेपर में कोई भी आंसर सॉल्व करते हो ना, तो दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करके रखना। स्ट्रक्चर मतलब क्या? जैसी ट्रांजैक्शन सामने आती है आप फटाफट से प्लेस ऑफ सप्लाई लगा देते हो? नहीं, आप सबसे पहले देखो कि सर ये गुड्स है या सर्विस है। ये गुड्स है या सर्विस है। कभी कभार गुड्स के रिस्पेक्ट में सर्विस होती है, आप गुड्स का आइटम लगा देते हो। नहीं, अगर गुड्स है तो देखो फिर सेक्शन 10 लगाना है या 11 लगाना है। अगर सर्विस है तो आप चेक करो सेक्शन नंबर 12 लगाना है या सेक्शन नंबर 13 लगाना है। 13 के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा सप्लायर और रेसिपिएंट कौन है। इन दोनों में से कोई ना कोई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तो आप सेक्शन नंबर 13 लगाओगे। 12 कब लगेगा? जब दोनों इंडिया में है। फिर आप चेक करो इसका स्पेसिफिक सबसेक्शन क्या लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो मुझे कराना था। इसके सिवाय ओके, जो आपका 12/7 है ना, ये बहुत हेवीली टेस्ट किया जाता है। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेवीली टेस्ट किया जाता है। आप इसको प्लीज हमेशा ध्यान रखना। 12/7 में whenever there is a case of B2C, only then the place of event is relevant. B2B में place of event is irrelevant। तो आपको कंफ्यूज करेंगे कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और इवेंट एक बार इंडिया में रखवाएंगे एक बार बाहर रखवाएंगे। पेट सवाल है, ये बहुत बारी आता है। डज नॉट मैटर सर, B2B में आपको मैटर ही नहीं करता। जैसे यहाँ पे दिया है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और प्रोडक्ट लॉन्च चाहे बैंगलोर में हो चाहे बैंकॉक में हो, सर रजिस्टर्ड है ना। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हुआ तो आंसर वही बनेगा हमेशा। ठीक है, चलो इसके सिवाय ये देखो, एक ये एग्जांपल आपको दिखाता हूं। नहीं, ये अभी नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूं। अभी तक हमने जो सेक्शन नंबर 12 किया उसके सिर्फ सब सेक्शन में आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक क्विक मिनी रिवीजन लगवाते हैं। आओ, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन बात करता है आपकी एप्लीकेबिलिटी की, दैट इज द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन इंडिया। 12(2) जो है वो बात करता है डिफॉल्ट प्रोविजन की, कि अगर B2B केस है तो आंसर आपका उसका रेसिपिएंट का लोकेशन बन जाएगा जो रजिस्टर्ड है। B2C केस है तो आप देखो क्या लोकेशन इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड्स, अगर है तो दैट विल बी द आंसर, अदरवाइज तीर घुमा के वापस द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। फिर सर हमने पढ़ा था 12(3) दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ दैट लोकेशन हैपेंस टू बी आउटसाइड इंडिया, द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। यस, ओके सर, अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा में है तो आपको रूल नंबर 4 लगाना है। डिपेंड करेगा आपका सिंगल प्रॉपर्टी है, नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी है या हाउस बोट है। अगर सिंगल प्रॉपर्टी है तो एरिया के हिसाब से डिवाइड करना, नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से डिवाइड करना, हाउस बोट है या वेसल है तो उस केस में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंड एंड दैट विल बी गिवन बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद सर ये होगी बात आपकी 12(4) इज योर पर्सनलाइज सर्विसेज। जैसे आपकी रेस्टोरेंट वगैरह हो गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, पर्सनलाइज ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग हो गई, तो उस केस में आपका आंसर बनता है द लोकेशन ऑफ वेयर द परफॉर्मेंस इज डन, द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। उसके बाद सर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5। 12 सबसेक्शन 5 इज अबाउट द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C है तो सी वेयर इट इज एक्चुअली परफॉर्म। फिर 12(6) और 12(7) हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू इवेंट। 12(6) जो था दैट इज द एडमिशन ऑफ इवेंट, 12(7) था दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। अब एडमिशन में आपको देखना है द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड एंड इट इंक्लूड्स द एंसिलरी सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन में भी उसकी एंसिलरी सर्विसेज आ जाती है इंक्लूडिंग द स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे आपका स्पॉन्सरशिप भी कवर हो जाएगा।
ओके और ये दोनों इवेंट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। 12/7 में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर बनेगा डिपेंडिंग B2B है या B2C है। अगर B2B है तो वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और अगर B2C है तो आप देखो कि इवेंट कहां पे एक्चुअली हेल्ड करा गया है। सो प्लेस ऑफ इवेंट इज रेलिवेंट ओनली इन केस ऑफ B2C। अगर ये हेल्ड आउटसाइड इंडिया है तो आंसर क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बात समझ में आई आता है? यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने 12/8 किया इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स में अगर B2B है, गुड्स में अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा। B2C है तो आप देखना कहां पे है, उसको हैंड ओवर करा गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। डेस्टिनेशन इज इररेलेवेंट, डेस्टिनेशन इज इररेलेवेंट। फिर हमने किया सर 12/9 12/9 में क्या किया था, पैसेंजर। अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर B2C है तो देखो कहां पे वो एम्बार्क कर रहा है फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। अगर ये एम्बार्किंग का फ्यूचर राइट दिया जा रहा है एंड वी डोंट नो द एम्बार्किंग प्लेस, देन अप्लाई 12/2, दैट इज द डिफॉल्ट प्रोविजन, और वो डिपेंड करेगा कि एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है सर, ओके सर। फिर हमने बात करी थी हाँ कंटिन्यूअस जर्नी में रिटर्न जर्नी को हमेशा सेपरेट मानना। ओके यस। फिर वी टॉक्ड अबाउट 12/10 12/10 इज द सर्विसेज ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड कन्वेंस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना है द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। यस ओके सर। उसके बाद सर 12/11 पढ़ा था। 12/11 बात करता है आपका टेलीकॉम के केस में। टेलीकॉम में अगर आपका फिक्स लाइन है तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका पोस्टपेड है तो आपका बिलिंग एड्रेस बन जाएगा। अगर प्रीपेड है तो देखो कि वो अगर एजेंट है तो एजेंट का एड्रेस, वरना अगर आपने किसी और एज पर्सन के थ्रू लिया है तो पेमेंट कहां पे रिसीव हुई है, और अगर इंटरनेट के थ्रू किया तो आपका रिकॉर्ड में एड्रेस क्या है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लाई। बाकी इसके अंदर कहीं पे भी अगर आपका आंसर रेसिडुअल केसेस में आंसर क्या बनता है, रेसिडुअल केसेस में आंसर बनता है आपका द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई। और अगर वो कहीं पे अवेलेबल नहीं हुआ तो आंसर तीर घुमा के वापस सप्लायर का लोकेशन बना देना। बात समझ में आई आपको? यस सर। सर इसके अंदर इफ द फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन पढ़ा था, इफ इट इज इन मोर देन वन स्टेट तो आप डिवाइड करो नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से। सर अगर इंटरमीडिएरी पॉइंट हुआ तो चेक करो कि क्या बेनिफिट मिल रहा है क्या। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको पॉइंट की तरह कंसिडर करना, वरना हटा देना। ठीक है। उसके बाद सर हमने पढ़ा था 12/12 था आपका बैंकिंग एंड योर फाइनेंस इंडस्ट्री, योर स्टॉक ब्रोकरेज। उसमें देखो कि अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है तो वो बन जाएगा, वरना तीर घुमा के वापस। यहाँ पे B2B B2C नहीं बोलना है। और 12/13 जो है दैट इज इंश्योरेंस। 12/13 दैट इज इंश्योरेंस। उसमें आप देखो B2B है तो वो लोकेशन, अदरवाइज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। सर 12/13 में कभी भी ये केस नहीं बनेगा कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। ओके। और फिर 12/14 हमने पढ़ा गवर्नमेंट को आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी। यहाँ पे भी पहले लिखना कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, वो साइलेंट है तो आप लगाओ रूल नंबर 3। फिर रूल नंबर 3 में बेसिस ऑफ पैरामीटर्स के हिसाब से आप उसको डिवाइड करते हुए चलोगे। ये थे आपके सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 14। एक सवाल मैं आपको अभी कराना चाहूंगा, आओ। Riya is a person registered under GST in Mysore, Karnataka. She transports certain goods by air to Mrs. Iyer, who resides in Florida. Air cargo operator by which the goods are transported is registered in Karnataka. Determine the place of supply. अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप सबसे पहले क्या लगाओगे, सेक्शन 12 लगाना या सेक्शन 13, यही पे आप गड़बड़ कर दोगे। मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिपिएंट। मैंने पहले भी ये चीज बताई है अपने रिवीजन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिपिएंट? सेक्शन 12 और 13 में आपको सप्लायर एंड रेसिपिएंट का लोकेशन चेक करना पड़ता है। तो रेसिपिएंट का मतलब क्या है? द पर्सन हु इज लायबल टू पे, द पर्सन हु इज लायबल टू पे। अब इस केस में क्या अय्यर लायबल टू पे है या रिया लायबल टू पे है? शी इज ट्रांसपोर्टिंग, राइट? तो व्हाई विल अय्यर बी रेलिवेंट? अय्यर इज इररेलेवेंट, रिया इज द रेसिपिएंट एंड रिया इज इन इंडिया, शी इज रजिस्टर्ड एंड द सप्लायर इज ऑल्सो इन इंडिया, द एयर कार्गो ऑपरेटर इज ऑल्सो इन इंडिया, कर्नाटका। तो आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 लगाओगे, सेक्शन 12(8) लगाओगे गुड्स का, जहां पे मैंने आपको क्लियरली बोला था डेस्टिनेशन इज इररेलेवेंट। दिस इज अ केस ऑफ B2B एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कर्नाटका, क्योंकि रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। प्लीज इसमें गलती मत करना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 की तरफ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 13, व्हाट इज सेक्शन नंबर 13? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से एक है आउटसाइड इंडिया। अब सेक्शन नंबर 13 में आप B2B B2C की बात नहीं करेंगे, देयर इज नो सच कंसेप्ट। वो सेक्शन नंबर 12 में लगता है जब दोनों के दोनों इंडिया में हो। बराबर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 13 चलने वाले हम। अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सबसेक्शंस विल क्विकली रिवाइज द सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर्स, जैसा सेक्शन 12 में किया था। आ जाओ।
Section number 13 subsection 1 applicability when one of them is outside India. 13 subsection 2 is the default provision. Default provision मतलब अगर कहीं पे subsection 3 to subsection 13 specific वाले नहीं लगे तो वहां पे हम default provision लगा देंगे and the place of supply will be the location of recipient provided it is available in the ordinary course of business. Records मत बोलना, ordinary course of business बोलना, and if it is not available then तीर घुमा के वापस location of the supplier. ये बात बिल्कुल सेम है जैसा सेक्शन 12 में पढ़ते थे. सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस. अब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस होती है दो कंटेक्स्ट में, एक गुड्स के रिस्पेक्ट में, एक पर्संस के रिस्पेक्ट में, मतलब पर्सनलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स के केस में. सर गुड्स के केस में इसका एग्जांपल बताओ. इन सिंपल वर्ड्स मुझे गुड्स की फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी टू बी मेड अवेलेबल बाय द सप्लायर और बाय एनी पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर. एग्जांपल वेयर हाउसिंग. अब वेयर हाउसिंग करने के लिए मेरे को गुड्स हाथ में चाहिए, सो दिस इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस एंड हियर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द परफॉर्मेंस इज डन. बट इसके दो एक्सेप्शन है. सर इसके दो एक्सेप्शन मतलब क्या? ये रूल क्या कहता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का कि द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म. फॉर एग्जांपल स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, तो जहां पे भी वो वेयर हाउस होएगा, जहां पे भी स्टोर किया जाएगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. जब मैं बोलता हूं इसका इंटरनली मैं दो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा हूं तो उन दो एक्सेप्शंस में आंसर ये नहीं रहेगा, आंसर कुछ और रहेगा. ठीक है, वो दो एक्सेप्शंस में द प्लेस ऑफ सप्लाई वोंट बी द लोकेशन ऑफ सर्विसेज. उसके अंदर केस नंबर 1 है व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन अ रिमोट बेसिस बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस. फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूं और एक इंजीनियर है यूएस में. ठीक है, अब मेरा इंडिया में लेट से मेरा लैपटॉप खराब हुआ, मेरा जो इंजीनियर है जो कि यूएस में बैठा है वो उस लैपटॉप को रिमोट पे लेके ठीक करने वाला है. अब इस केस में अगर मैं नॉर्मल लगाऊं, नॉर्मल ये रूल लगाऊं तो आंसर वुड हैव बीन द लोकेशन वेयर इट इज परफॉर्म, दैट इज आंसर इज यूएस. वो इंजीनियर वहां से बैठ के परफॉर्म कर रहा है. बट क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अब मैं इसका आंसर क्या बनाऊंगा? वेयर द गुड्स आर लोकेटेड एट द टाइम, सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इसका मतलब गुड्स इंडिया में है तो इंडिया उसका आंसर बन जाएगा. और इट इज वेरी वेरी लॉजिकल क्योंकि गुड्स जब ठीक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मींस पे लेने के बाद, मेरे एग्जांपल में वो इंडिया में कंज्यूम होने वाले हैं. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है लैपटॉप रिपेयर ऑन रिमोट बेसिस. सेकेंड एक्सेप्शन, सर्विसेज आर सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड दीज गुड्स वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया. इंडिया में इसको इंपोर्ट करा गया और इसके ऊपर आरपीटी किया हुआ, आरटीपी किया हुआ है. सर ये आरटीपी मतलब आपकी वाली आरटीपी है क्या? नहीं, आरटीपी मतलब रिपेयर ट्रीटमेंट या प्रोसेस. गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट किया, उसके ऊपर आरटीपी किया, आरटीपी करके इसको वापस कर दिया. तो मुझे बताओ जब ये वापस किए जाएंगे तो गुड्स बाहर कंज्यूम होने वाले हैं. अगर अगर मैं आपको ये बोलता ये एक्सेप्शन नहीं है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस वाला आंसर लग जाता है, आंसर वुड हैव बीन इंडिया. बट इट डज नॉट मेक सेंस. व्हाई? बिकॉज गुड्स तो आउटसाइड इंडिया गए ना. तो उस केस में आंसर क्या बनेगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि वो गुड्स वापस ले जाएगा एंड आउटसाइड इंडिया उसको कंज्यूम किया जाएगा. पॉइंट टू बी नोटेड सर, गुड्स को यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है एक्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड टू चेक दैट ट्रीटमेंट प्रोसेस. मतलब कभी कभार आप रिपेयर करते हो, रिमोट बेसिस पे नहीं हो रहा है, नॉर्मल बता रहा हूं, इंपोर्ट करके हमने रिपेयर किया है. तो देखो मैं इसको रीड करवाता हूं पहले. सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो कि इंडिया में मंगवाए गए फॉर RTP, it can be a repair, it can be a treatment, it can be a process. So for repair or any other treatment process and after that they are exported back. तो रिपेयर करने के बाद लेट से मैंने इतना चला के देखा कि हाँ ये चल रहा है ना, सो उसको हम यूज नहीं बोलेंगे इंडिया में, उसको हम फिर बाहर ही भेज देंगे और यूज एक्चुअल में वो बाहर होने वाला है. So this is an exception to this answer. So answer would not be the services where they are actually performed, but the answer would be the location of recipient. And if it is not available, then the answer will be the location of supplier. तीर घुमा के वापस. अब दो एक्सेप्शंस खत्म. अब ये पॉइंट नंबर बी, सर्विसेज इन केस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब दैट पर्सन, आई नीड दैट पर्सन फिजिकली इन ऑर्डर टू गिव द सर्विसेज. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल सर्जरी. अब ये केसेस सर्जरी और ये सिक्योरिटी के लिए मुझे आप यहाँ पे चाहिए, मैं आपके बिना किसी को कैसे दूंगा ना, यू नीड टू बी देयर इन पर्सन. तो इन दैट केस अगेन द आंसर विल बी प्लेस वेयर द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन था. कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी जब करी जाती है अनपॉलिश्ड डायमंड्स के ऊपर विच आर टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड आफ्टर दैट दे गो आउटसाइड इंडिया. आपने उसके ऊपर एक अनपॉलिश्ड डायमंड के ऊपर पॉलिशिंग किया, कटिंग किया, इंडिया में बिना यूज करे बाहर भेज दिया. तो वहां पे आप अगेन यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द आंसर ऑफ लोकेशन ऑफ सर्विसेज दे आर परफॉर्म, वेयर दे आर परफॉर्म, बट यू विल अप्लाई डिफॉल्ट प्रोविजंस 13(2). काइंड ऑफ इसी तरीके का. यस, ओके, सो इट विल नॉट बी वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म. ओके, ठीक है. 13(4) is same like immutable property. The answer will be the location or intended location of the property. 13(5), 12(6) और 12(7) इवेंट्स का एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग करता है. 13 सबसेक्शन 5 इसको अलग अलग नहीं करता, वो एडमिशन को और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेता है इंक्लूडिंग द एंसिलरी सर्विसेज. अगेन द इवेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड. तो यहाँ पे B2B B2C आपको कुछ भी नहीं देखना है, इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड. 13(6) क्या बात करता है?
13.3, 13.4, 13.5 क्या क्या पढ़ा अभी? 13.3 आपने पढ़ा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, 13.4 आपने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी, 13.5 पढ़ा आपने इवेंट। अगर ये मोर देन वन टेरिटरी में परफॉर्म किए जा रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहाँ पे कई बार बच्चा समझता है सर इंडिया में 3 स्टेट्स में, नहीं बेटा जी, मैं बोल रहा हूँ इंडिया, यूएस और लंदन, इन 3 जगहों पे किया जा रहा है। अगर छोटा भी पार्ट आपका इंडिया में परफॉर्म हो गया, द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया। तो आप इंश्योर करना इंडिया में कुछ भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं पे भी कुछ लोकेशन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इंडिया का छोटा भी पार्ट इन्वॉल्व हो गया, आंसर फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया। और सर अब बात करते हैं इफ इट इज इन मोर देन वन स्टेट। अब इंडिया में 3 या 2 स्टेट है तो वहां पे लगेगा 13.7। तो सेम 13.3, 4, 5 इफ इन मोर देन वन टेरिटरी देन आंसर विल बी सबसेक्शन 6 के हिसाब से। बट इफ इन इंडिया इट इज इन मोर देन वन स्टेट, 13 सबसेक्शन 7। फर्स्ट लाइन पेट लाइन होती है हमारी क्या? रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूटी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बट इफ इट इज साइलेंट देन वी विल अप्लाई द रूल्स। अगर ये बात आपकी 13.3 की है, 13.4 की है और 13.5 की है और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइलेंट है, तो हम लगाएंगे रूल्स। 13.4 में हमने लगाया इमूवेबल प्रॉपर्टी में रूल नंबर 8, और मैं आपको बताऊं रूल नंबर 8 आईजीएसटी का कुछ भी अलग नहीं बोलता, वो वही बोलता है जो रूल नंबर 4 बोलता है। मतलब वो कहता है यू अप्लाई रूल नंबर 4, जो ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में, डिपेंडिंग इट इज अ सिंगल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी एंड इट इज अ हाउस बोट। याद है ना? ये उन्होंने कहा रूल नंबर 4 लगा। इफ इट इज अ केस ऑफ इवेंट, उन्होंने कहा रूल नंबर 9, लेकिन रूल 9 ने बोला आप रूल नंबर 5 लगा दो, जो ऊपर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज गैप के बेसिस पे उसको डिवीजन करना है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस पे आप पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि वो सेक्शन 13 में ही आता है, तो वी विल अप्लाई प्रॉपर रूल। अब उस पर डिपेंड करता है कि अगर गुड्स का केस है या इंडिविजुअल का केस है, गुड्स का केस है या इंडिविजुअल का केस है। अब गुड्स के केस में अगर आपके सेम गुड्स है, सर इसका एग्जांपल दो, एक मशीन है, ठीक है, मशीन के रिस्पेक्ट में कोई सर्विसिंग दी जा रही है, ऑब्वियसली वन ऑफ द पर्सन इज आउटसाइड इंडिया, तभी सेक्शन 13 लग रहा है। मशीन अब सेम है, एक मशीन का उस मशीन की एक सर्विस दी, एक बार सर्विस दी जा रही है दिल्ली में, और उसी मशीन की एक बार सर्विस दी जा रही है हरियाणा में, तो 2 स्टेट हो गए। एंड दिस इज अ मशीन सेम गुड्स, तो आप उसको डिवाइड करोगे इक्वली, तो जो भी अमाउंट होगा उसको हाफ कर देना, हाफ के रिस्पेक्ट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एक दिल्ली बन जाएगा और एक हरियाणा बन जाएगा। यही आपकी मटेरियल में भी एग्जांपल दिया गया है। लेकिन इफ इट इज अ डिफरेंट गुड, लेट्स से देयर इज अ कार, एक है मारुति 800 और एक है ऑडी, अब 2 कार अलग अलग हो गई है, गुड्स अलग अलग हो गए हैं, तो हियर यू विल डिवाइड दैट अमाउंट इन द रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो आपको कार की इनवॉइस वैल्यू, ऑडी की इनवॉइस बहुत ज्यादा रहेगी, तो ऑडी का सर्विसिंग जहां पे हो रहा है वहां पे उस स्टेट को ज्यादा जीएसटी मिल जाएगा। ये भी एग्जांपल है आपके मटेरियल का, एक बार देख लेना। और सर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स हो तो आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, गैप, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जो आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे। बात समझ में आई? तो सेम गुड्स, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स, ये आपकी तीन चीजें चलेंगी डिपेंडिंग आपका क्या केस है। अब 13.8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.8 क्या बात करता है, ध्यान से सुनना। 13.8 में पहले तो 3 चीजें आती है, वो सुन लो। पहला होता है बैंक वगैरह की सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, जो अपने अकाउंट होल्डर्स को देती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होता है इंटरमीडियरी, और इसके अंदर होता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग। और इस रेंटिंग में हम यॉट को भी कवर करते हैं, लेकिन हम वेसल को और एयरक्राफ्ट को कवर नहीं करते। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये जो हम रेंटिंग कर रहे हैं दैट इज अप टू 1 मंथ। कहीं पे भी अगर ये चीज नहीं लगी, लेट्स से ये 1 मंथ के ऊपर चला गया, ये अकाउंट होल्डर नहीं है, तो आपके डिफॉल्ट प्रोविजंस लग जाएंगे। इसमें आपका आंसर क्या बनता है? प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ये आपका आंसर बनता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब 2-3 बातों का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूँ अकाउंट होल्डर। अगर मेरा अकाउंट नहीं है उस बैंक में तो यहाँ पे ये केस नहीं लगेगा। इंटरमीडियरी जब मैं बात करता हूँ, ये होता है एक एजेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। एक मेन पार्टीज होंगी, 2 मेन पार्टीज रहेंगी, उनके बीच में एक मेन ट्रांजेक्शन रहेगी, और इस इंटरमीडियरी की अपने आप में एक एंसिलरी ट्रांजेक्शन रहेगी। इसके सिवाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है एक चीज, या फिर आउटसोर्सिंग होती है, ये इंटरमीडियरी नहीं होता। पे अटेंशन, मैं आपके सामने 2 शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये इट इज नॉट इंटरमीडियरी। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ योर मटेरियल इटसेल्फ। ये है एक पर्सन अमन, ये है एक पर्सन जिवेश। अमन ने जिवेश को बोला कि आप मेरे सारे के सारे एसीज का सर्विसिंग करेंगे पूरे के पूरे इंडिया में। जिवेश ने बोला ओके जी कर देंगे।
जीवेश को समझ आया काम लेने के बाद ये तो काफी बड़ा काम ले लिया, मेरे से तो नहीं हो पाएगा पूरा। इसने मेरे को फोन किया और उसमें से कुछ पार्ट आउटसोर्स कर दिया, कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उसने बोला कि लेट से ये 4 एरियाज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें से साउथ और वेस्ट के एरिया आप सर्विसिंग करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जाके अमन के एसीज को सर्विसिंग किया, बट मैंने किसके लिए किया? मैंने जीवेश के लिए किया। माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी वेरी सिंपल, सिद्धेश इन दिस केस इज एन इंटरमीडियरी। क्या मैं यहाँ पे इंटरमीडियरी सप्लाई दे रहा हूं? नहीं, मैं अपने आप में जीवेश के साथ P2P बेसिस पे डील कर रहा हूं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे डील कर रहा हूं। सो दिस इज वन सप्लाई एंड दिस इज वन सप्लाई, बराबर। तो आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरमीडियरी नहीं होता है। इंटरमीडियरी नेचर का जो ट्रांजैक्शन होता है वो एंसिलरी होता है, साइड से होता है, और एक मेन ट्रांजैक्शन होती है। इसमें ये एक मेन ट्रांजैक्शन है और ये एक मेन ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे क्या आप 13(8) लगाएंगे? नहीं, आप लगाएंगे 13(2), प्रोवाइडेड ऑब्वियसली हम दोनों में से एक बंदा बाहर है, मतलब आई एम आउटसाइड इंडिया, लेट से। ठीक है, बात समझ में आई? चलो 13(9) गुड्स ट्रांसपोर्ट का है, लेकिन वो ओमिट हो चुका है। तो अब जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा एंड सप्लायर रेसिपिएंट में से एक बंदा बाहर होगा, यू हैव टू अप्लाई द डिफॉल्ट प्रोविजन 13(2). 13(10) और 13(11) सेम ही है। 13 जैसे हमने 12 में इसका लॉजिक पढ़ा था, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। ऑब्वियसली यहाँ पे B2B का कंसेप्ट नहीं लगता। सिमिलरली 13(11) में सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, यू हैव टू सी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओके, ठीक है। ओइडा, अब सर ओइडा सर्विस क्या होती है? जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल, ये क्या होता है? देखो, ओइडा का मतलब सिंपल है। ओइडा का ना मैं एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि उसमें काफी सारे प्रोविजंस एक साथ आते हैं, बट वी विल सी। पहले देख लो, ओइडा का मतलब होता है यूज ऑफ आईटी हो रहा है इन सर्विसेज में, एंड इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट आईटी। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ आईटी। आईटी के बिना ये सर्विसेज नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल, आप जो मेरे से अभी पढ़ रहे हो यूट्यूब और इंटरनेट के द्वारा, ये ओइडा है। ई बुक ओइडा है, नेटफ्लिक्स ओटीटी, ये सब ओइडा है। ठीक है। अब ओइडा के केस में अगर सप्लायर रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो लेट्स से अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रेसिपिएंट इंडिया में है, सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया। क्यों? द आंसर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ओइडा इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द इंडिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। मैं रेसिपिएंट हूं, लेट्स से मैं बाहर से एक ई बुक खरीदता हूं, तो मैं बुक यहाँ पे कंज्यूम करूंगा ना, तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब एक चीज समझना, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ढूंढना इतना इजी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आईटी बेसिस पे हो रहा है, ऑनलाइन बेसिस पे हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ 6-7 कंडीशंस दे रखी है और बोला इन कंडीशंस में से कोई भी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी। नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब आप 2 कंडीशंस आपस में इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी 2 कंडीशंस अगर मीट हो जाती है, तो वी विल अज्यूम दैट द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। और उस केस में फिर क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया। एज सिंपल एज दैट। इसमें कंडीशंस बहुत सिंपल है। जैसे आप जब ई बुक खरीदते हो तो आपने लोकेशन क्या दिया? अपना इंडिया का दिया है क्या? बिलिंग एड्रेस इंडिया का दिया है क्या? आपका मोबाइल नंबर +91 से आप नंबर देते हो जो बिलिंग शिप बिलिंग के केस में, वो इंडिया का दिया है क्या? आपने डेबिट कार्ड यूज किया है, वो इंडिया का दिया है क्या? आपने नेट बैंकिंग यूज करा है, इंडिया का अकाउंट था क्या? या आपका जो यूआरएल होता है, आप जहां से इंटरनेट एक्सेस करते हो, वो इंडियन डेटाबेस है क्या? इंडिया से यूज हो रहा है क्या? तो ऐसे करके उन्होंने काफी सारी कंडीशन दे रखी है। बैंक हो गया, बिलिंग एड्रेस हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया, कार्ड हो गया, लोकेशन हो गया, कंट्री कोड ऑफ योर मोबाइल नंबर +91, या लोकेशन ऑफ द फिक्स्ड लैंडलाइन। तो ये इसमें से कोई भी 2 अगर इंडिया में आ गई, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ इंडिया, मतलब दैट योर लोकेशन विल बी कंसिडर्ड एज इंडिया। ठीक है, कोई भी 2 बस ध्यान रखना। इसके सिवा मैं आपको थोड़ा सा लिंक करवा दूं। ओइडा, चलो ये आगे आएगा, अभी नहीं, आगे आ जाएगा। ओइडा का आगे दोबारा एक डिस्कशन आएगा। इसके आगे सबसेक्शन 13 आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज समझना, 3 केसेस में R&D फॉर फार्मा सेक्टर एंड B2B MRO, MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फॉर एयरक्राफ्ट एज वेल एज शिप्स एंड वेसल्स, इन तीनों ही केसेस के अंदर आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बनेगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बाकी इसके डिटेल में ज्यादा मत जाना भी। ठीक है, अब कुछ क्लैरिफिकेशंस पढ़ते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, उसको क्लैरिफाई करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं कि हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। मैंने क्वेश्चन कुछ मार्क किया है क्या? एक सेक्शन 13 का मैंने किया था आप लोगों के लिए। आ जाओ, ये देखो, धीरू भाई प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट्स अ मशीन फ्रॉम जापान फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री। अब सुनना, पेपर में क्या गलती करते हो आप? पेपर में थोड़ा सा एक्साइट हो जाते हो। इंस्टॉलेशन, गुड्स,
आप पहले क्वेश्चन पढ़ो कि हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ सर्विस इन्वॉल्व हो रही है। ओके, आगे पढ़ो क्या लिखा है। टू इंस्टॉल द मशीन धीरूभाई टेक्स द सर्विस ऑफ एन इंजीनियर हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम जापान फॉर ए स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन। वो जो आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई मांग रहे हैं वो किस चीज के बारे में मांग रहे हैं? सर्विस के लिए मांग रहे हैं। मशीन तो मंगवाई लेकिन मशीन के बाद उसकी सर्विस ली है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे सर्विस का आंसर देना है इस केस में, गुड्स का नहीं देना है। इंस्टॉलेशन वगैरह देख के आप कहीं ना कहीं एक्साइट हो सकते हो, सर वो सेक्शन नंबर 10(1) लगा देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं, तो इंस्टॉलेशन प्लेस बना देते हैं आंसर 10(1)(d) वगैरह में। नो, आपको सर्विस देखना है। तो सर्विस के लिए कौन इंजीनियर आ रहा है? बाहर से आ रहा है, तो क्या लगेगा? सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सेक्शन नंबर 13 में दिस इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। क्यों? क्योंकि जब तक वो उन गुड्स को इंस्टॉल नहीं, मतलब जब इंस्टॉलेशन करने के लिए उसको गुड्स की रिक्वायरमेंट है। इंस्टॉल परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस 32 में क्या पढ़ा था कि आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट है फिजिकली टू गिव दैट सर्विस, जैसे वेयर हाउसिंग, जैसे इंस्टॉलेशन। तो दिस इज 13(2) एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर इट इज एक्चुअली परफॉर्म। द आंसर विल बी इंडिया। यस, ये देखो, as per section 13 place of supply of services requiring physical presence, 13(2) the services on which the services are to be performed is the location where the service is actually performed. So here the answer will be New Delhi, जो भी इन्होंने आई थिंक दिया होगा कहां से मंगवाया है। ये देखो धीरू भाई न्यू दिल्ली में मंगवाया। तो वो इंजीनियर ने आके न्यू दिल्ली में इंस्टॉलेशन किया। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है क्योंकि गुड्स चाहिए थे, इंस्टॉलेशन करने के लिए गुड्स हाथ में चाहिए और गुड्स न्यू दिल्ली में है, तो वहां पे परफॉर्मेंस हुआ है। दैट विल बी द आंसर। ओके, चलो एक ये देखना, आप जब गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई लगाओगे सेक्शन 10 में, तो जो 10(1) आपको सीए पढ़ाया गया है उसमें ही आपको हिट करना चाहिए। अनरजिस्टर्ड लिखते ही आपको 10(1) सीए लिखना चाहिए दिमाग में। दैट इज द पॉइंट दैट शुड हिट। और इन्होंने बोला है इस केस में एक लाइन बस बता रहा हूं, मेंशनिंग द इनवॉइस वाज इशूड इन द नेम ऑफ मिस्टर पिंटू, मेंशनिंग द एड्रेस एज करनाल हरियाणा ओनली। ये कह रहे हैं पूरा एड्रेस नहीं है, सिर्फ स्टेट है, काम चल जाएगा। अगर स्टेट दिया है तो वो मेरा आंसर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई का। आई टोल्ड यू इन 10(1) सीए द डिटेल्ड एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड, द डिटेल्ड एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। बराबर। चलो फटाफट से आपको सेक्शन 13 के भी सब सेक्शन रिवाइज करा दूं, फटाफट लर्न भी कर लो। जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक कन्विक्शन मुझे नहीं लगता आपको आएगा। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 किस चीज के बारे में बात करता है? सप्लायर या फिर रेसिपिएंट। 13(1) से स्टार्ट कर देते हैं। 13(1) की एप्लीकेबिलिटी कब होती है? जब सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। 13(2) बात करता है डिफॉल्ट प्रोविजन की। वो किस पे डिपेंड करेगा कि क्या रेसिपिएंट का जो लोकेशन है वो मेरे पास इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो वो आंसर बन जाएगा, वरना तीर घुमा के वापस। उसके बाद 13(3) बात करता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस को दो जगह तोड़ा गया था, गुड्स के केस में और इंडिविजुअल्स के केस में। इंडिविजुअल्स के केस में आंसर क्या बन जाएगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म। और गुड्स में भी वही बन जाएगा वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। लेकिन एक्चुअली परफॉर्म इन केस ऑफ गुड्स में हमने दो एक्सेप्शन क्रिएट करी थी। उस एक्सेप्शन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जब रिमोट बेसिस पे कुछ काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, तो इन दैट केस द आंसर विल नॉट बी द वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, बट द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। ठीक है। और दूसरा एक्सेप्शन था आरटीपी के लिए गुड्स को इंडिया बुलाया गया था, रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस। इन दैट केस द आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इफ नॉट अवेलेबल देन द लोकेशन ऑफ सप्लायर। बात समझ में आई? इसके एग्जांपल क्या किए थे? जैसे गुड्स के केस में वेयर हाउसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। इंडिविजुअल के केस में सर्जरी हो गई, कोई अपने सिक्योरिटी सर्विस हो गई, वो सब हो जाएगा इसके अंदर। ओके सर, 13(4) आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेम लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन। 13(5) इवेंट्स को क्लब किया था, इसके अंदर एडमिशन को भी कवर किया और इसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर किया। ठीक है। 13(6) और 13(7) क्या बात करते हैं आके? 13(6) कहता है कि अगर आपका 13(3), 4 या 5 मोर देन 1 टेरिटरी में है, मोर देन 1 टेरिटरी में परफॉर्म हो रहा है, तो आंसर आपका उसमें इंडिया बनेगा। और 13(7) क्या बात करता है? 13(7) बात करता है कि इफ इट इज परफॉर्म्ड इन मोर देन 1 स्टेट, देन उसके में क्या लगाना है आपको? रूल्स लगाने हैं। 13(7) में इट इज मोर देन 1 स्टेट इन इंडिया और इसमें इट इज मोर देन 1 टेरिटरी। टेरिटरी मतलब टैक्सेबल टेरिटरी एंड सम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो मोर देन 1 स्टेट वाले में फिर डिपेंड करेगा कि अगर हम सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, सबसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं या सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 4 में इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जो सेक्शन 12(3) में पढ़ा था वही। सबसेक्शन 5 में गैप, कुछ नहीं अलग पढ़ना है। और सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस में डिपेंड करेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगेन गुड्स की बात कर रहे हैं
या फिर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स में आंसर बन जाएगा आपका गैप, और गुड्स वाले में डिपेंड करेगा कि सेम गुड्स है या डिफरेंट गुड्स है। सेम गुड्स है तो इक्वली डिवाइड कर देना सारे स्टेट्स में, 1:1, 1:1, डिफरेंट है तो डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स। रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स, जैसे कार का एग्जांपल लिया था, मटेरियल का एग्जांपल है। बराबर, 13.7 समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 13.8। 13.8 में हमने 3 केस कवर किए थे। बैंक्स, अकाउंट होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहे हैं। दूसरा इंटरमीडियरी, और तीसरा जो आपने रेंटिंग की सर्विस दी थी, बट इट डज नॉट इंक्लूड वेसल, इट डज नॉट इंक्लूड एयरक्राफ्ट, तो उसमें आपको डिफॉल्ट प्रोविजन ही लगाना पड़ेगा। एंड यॉट इंक्लूडेड है, लेकिन ये सारा कब तक हो रहा है? अप टू 1 मंथ, अप टू 1 मंथ। इस केस में आपका आंसर क्या बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई का? द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, दैट इज दैट इंटरमीडियरी, दैट बैंक और दैट पर्टिकुलर लेसर। ठीक है, लेसर क्यों बोल रहा हूं? रेंटिंग की बात कर रहा हूं भाई, देखना तो एक बार देख लो, ऊपर नहीं देखा है तो। हायरिंग, रेंटिंग की दे रहे हो, एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट, बट एयरक्राफ्ट और वेसल को हटा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13.9 इज योर गुड्स, लेकिन वो ओमिट कर दिया गया तो वहां पे आपको लगाना है 13.2 गुड्स के केस में। उसके बाद हमने लगाया सर 13.10 और 13.11। 13.10 was with respect to passenger, वहां पे कुछ नहीं, B2B वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, just see wherever he embarks that will be the place of supply। and 13.11 was with respect to services on board a conveyance, to see the first schedule point of departure, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट। उसके बाद क्या बचा आपका 13.12। 13.13 तो नोटिफाइड है, उसको छोड़ दो। 13.12 इज योर ओइडा, तो वहां पे आंसर क्या बनता है? द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट अगर हम इंडिया में मानना है तो अपने को दिए गए कंडीशंस में से एनी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस को पिक करना है। बराबर, सेक्शन 13 रिवाइज हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस पढ़ते हैं। देखो, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज जो होती है विच आर गिवन बाय द पोर्ट्स टू द क्लाइंट्स, उसमें देयर इन्वॉल्व्स सम सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू वेगन्स आल्सो। ये बड़े बड़े उसके वो होते हैं कार्गो टाइप, बहुत बड़ा बड़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइप जैसा ये लगता है। तो वहां पे क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो सर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वेगन इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसके लिए हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन लगाए या डिफॉल्ट प्रोविजन ही लगाना है? आपको डिफॉल्ट प्रोविजन लगाना है। ठीक है, दीज सर्विसेज आर एंसिलियरी टू द कार्गो हैंडलिंग ओनली, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको 12.3 नहीं लगाना है, आपको 12.2 लगाना है, या फिर आपको 13.2 लगाना है, 13.4 नहीं लगाना, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लगाना, एज सिंपल एज दैट। इसके लिए डिफॉल्ट प्रोविजंस लगेंगे। समझ में आया? यस। सेकंड जो है ना, ये बहुत बड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन है, आपको सिर्फ अभी रिवीजन में मेन बात ध्यान रखनी है। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं होता क्या है। एक है फॉरेन कस्टमर और एक है ये इंडिया में विप्रो। अब ये किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं? ये ईएसडीएम के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये फॉरेन कस्टमर इनको क्या बोलता है कि हम आपको ना डिजाइन रिक्वायरमेंट देंगे और आईपी के ब्लॉक्स देंगे, इंक्लूडिंग द रीयूजेबल यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर लॉजिक एंड डिजाइन लेआउट्स। ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निकल टर्म्स है। बेसिकली फॉरेन कस्टमर इनको कुछ इनपुट्स दे रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि प्लीज डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन द इंटीग्रेटेड सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिकली। आप इन इनपुट्स के बेसिस पे ये आउटपुट बना के दो, और ये आउटपुट बनाने के बाद या तो आप हमें दे दो या तो आप हमारे मैन्युफैक्चरर को दे देना, क्योंकि एट द एंड हम भी मैन्युफैक्चरिंग किसी से करेंगे। तो जब काम हो जाएगा तो ये कम्युनिकेट करना या तो कस्टमर को, दैट इज द ओरिजिनल फॉरेन कस्टमर, और द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द हार्डवेयर। लेट्स से ये है चाइना में, ये चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज फॉर द फॉरेन कस्टमर। तो आप उनके लिए काम कर रहे हो, मतलब आप उनको ये चीज दे देना, ठीक है, वो हमारे लिए बनाएंगे। अब क्या होगा, ये फॉरेन कस्टमर अपने मैन्युफैक्चरर को बोलेगा कि भाई सुन, एक साथ पूरा का पूरा मत बना, पहले एक सैंपल बना, पहले एक सैंपल बना, और उस सैंपल को आप उस ईएसडीएम कंपनी विप्रो को एक बार चेक करने के लिए दे दो, क्योंकि इसके अंदर जो माल गया है ना, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट गया है, ये विप्रो ने बनाया। तो एक बार विप्रो में गो हेड दे देगा कि सैंपल में सही से सब कुछ आ गया है, फिर हम इसका फाइनल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। द क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द जीएसटी कॉन्टेक्स्ट इज दैट द सैंपल के ऊपर जो काम, जो सैंपल के ऊपर इन्होंने चेकिंग की सर्विस दी है, सैंपल के ऊपर विप्रो ने जो चेकिंग की सर्विस दी है कि वेदर इट इज ओके और नॉट, इज इट अ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस अंडर सेक्शन 13.3 सॉरी, क्योंकि गुड्स चाहिए, सैंपल हाथ में चाहिए होगा परफॉर्म वो सर्विस चेक करने के लिए, टेस्टिंग देने के लिए। सो इज इट 13.3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस? आंसर इज नो। दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई इन विच द प्रिंसिपल एलिमेंट इज दिस
सैम्पलिंग की अलग से सर्विस नहीं दी जा रही थी। हाँ, अगर विप्रो की जगह कल को इन्फोसिस सैम्पलिंग की सर्विस देता तो 13(3) लग जाता, बट विप्रो जो सैम्पलिंग की सर्विस दे रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस मेन सर्विस, तो यू विल अप्लाई द नॉर्मल डिफॉल्ट प्रोविजन ओनली, बिकॉज ये डेवलपमेंट के लिए इस इंडस्ट्री में कोई अलग से सबसेक्शन नहीं लगता, डिफॉल्ट प्रोविजन लगता है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग सेक्टर में बात करते हैं। देखो, जब एडवर्टाइजिंग सेक्टर में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे होता है, लेट्स से बर्गर किंग इज द वेंडर, बर्गर किंग इज द कंपनी जिसको एडवर्टाइजिंग करानी है, होर्डिंग्स पे उसके ऐड लगवाने हैं। उन्होंने बात करी व्हाइट रिवर मीडिया से, दिस इज एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। बर्गर किंग ने व्हाइट रिवर मीडिया को बोला हमें होर्डिंग्स पे अपने ऐड लगवाने हैं, ये फ्री वूपर बर्गर के बारे में, ठीक है। अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है ये होर्डिंग के वेंडर से बात करेगी कि आपका होर्डिंग है, लिखा होता है ना कि फॉर एडवर्टीजमेंट हियर कॉल दिस दिस दिस, तो व्हाइट रिवर मीडिया वहां पे कॉल करके बर्गर किंग जो उसका क्लाइंट है उसके होर्डिंग लगवा देगा। So there are two transactions, vendor and the advertising company, and advertising company and the client. So in my example, client is the Burger King and advertising company is the White River Media. And advertising company आगे जाके किससे बात कर रही है, वेंडर से। लेट्स से उसका नाम है मिस्टर रामू, रामू भैया इज द ओनर ऑफ द होर्डिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एडवर्टाइजिंग कंपनी और क्लाइंट के बीच में जो सेक्शन लगने वाला है वो तो डिफॉल्ट का लगने वाला है, दैट इज 12(2) और 13(2) डिफॉल्ट। बात उठती है इन दोनों के बीच में सेक्शन कौन सा लगेगा। देखो, अब इस केस में अगर रामू भैया ने बोल दिया कि ये होर्डिंग के राइट्स आप ले लो, ये जो हमने होर्डिंग लगा रखा है, ये जो हमने पोल क्रिएट किया हुआ है, पोल होता है ना बड़ा सा वो जहां पे वो ऐड लगती है, उसके राइट्स आप ले लो, आप इसको हैंडल करो 1 महीने के लिए, हम आपको 1 महीने का आपसे रेंट ले लेंगे। तो इन दैट केस नाउ इट इज लिंक टू इमेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट पोल एंड दैट प्रॉपर्टी इज इन द नेचर ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो वहां पे लगेगा आपका 12 सबसेक्शन 3। लेकिन अगर रामू भैया ने बोला कि वो प्रॉपर्टी के राइट्स आपको नहीं देंगे, आप बता दो वहां पे क्या लगवाना है, वो राइट हमारे पास ही रहेगा, हम लगवा देंगे आपके क्लाइंट के हिसाब से ऐड। तो आप बस बता दो ये क्या लगवाना है, ये हमें रैपर बना के दे दो, ये बैनर हम लगवाएंगे, हम उसके राइट्स आपके हाथ में नहीं देंगे, आप उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। इन दैट केस नाउ इट विल स्टे अंडर डिफॉल्ट प्रोविजन, दैट इज सबसेक्शन 2। ठीक है। सो इफ देर इज नो सेल ऑफ द स्पेस और राइट्स, देन द वेंडर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले ऑफ द एडवर्टीजमेंट। वेंडर कह रहा है मैं लगवा दूंगा ऐड, लेकिन इसके राइट आपके हाथ में नहीं जाएंगे। और अगर वेंडर कहता है चलो 1 महीने के लिए होर्डिंग तुम्हारा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लग जाएगा। बात समझ में आई? चलो, अब बेसिक सेक्शन से 7, 8, 9 ये कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ बातें रिवाइज कर लो फटाफट। सेक्शन नंबर 7 बात करता है इंटर सप्लाई के बारे में। इंटर सप्लाई मतलब क्या, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। उसके सिवाय जब भी एसईजेड डेवलपर या यूनिट इन्वॉल्व हो जाएगा पिक्चर में, इट विल ऑलवेज बी द आंसर ऑफ व्हाट, इंटरस्टेट सप्लाई। इंपोर्ट हमेशा इंटर माना जाएगा, इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है जो कस्टम्स लॉ में चार्ज किया जाता है, तो वो भी हमेशा आईजीएसटी के फॉर्म में जाएगा। और रेसिडरी क्लॉज, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज ना समझ आए तो वो भी हमेशा इंटर ट्रांजैक्शन में ही माना जाएगा। और उल्टा होता है इसका इंट्रा। सेक्शन 8 तो मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, इट इज इन 1 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। बात समझ में आया? वहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। एक बात, टूरिस्ट जो होता है, टूरिस्ट मतलब अप टू 6 मंथ्स लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए, सिटीजनशिप वगैरह लेने नहीं आए, इंडिया में घूमने फिरने के लिए आए, इसको आप कोई भी सप्लाई दोगे तो वो हमेशा इंटर ही माना जाएगा, क्योंकि कल को ये उन गुड्स को लेके बाहर जाने वाला है, इंडिया में नहीं कंज्यूम करेगा शायद, तो दैट इज द कंसेप्ट बेसिकली। सो यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, बस इसके सिवा आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। ये हो गया, ये हो गया, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। यूपी में एक एसईजेड है नोएडा, और एक है नॉर्मल लखनऊ में, दैट इज द डीटी, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये इंटर मानी जाएगी या इंट्रा? ये मानी जाएगी इंटर, क्योंकि एसईजेड इन्वॉल्व हो गया। हालांकि टेक्निकली ये दोनों यूपी में ही है, बट क्योंकि एसईजेड के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है वो इंटर माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 8 इज डन। सेक्शन, अच्छा एक ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन कहाँ यूज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में। मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस भी एक बार याद दिलवा देता हूँ, शायद हमने पुराने रिवीजन में भी किए होंगे, बट नेवरदलेस। गुड्स की पहले बात करते हैं। गुड्स का इंपोर्ट एंड गुड्स का एक्सपोर्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। गुड्स का इंपोर्ट की डेफिनेशन है, आप गुड्स को इंडिया में लेके आते हो,
और एक्सपोर्ट का डेफिनेशन है आप गुड्स को इंडिया से बाहर लेके जाते हो। और इंडिया का मतलब आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ लिया, दिस एक्सटेंड्स टिल द 200 नॉटिकल माइल्स। तो अगर आपको गुड्स का एक्सपोर्ट कराना है, इट शुड क्रॉस 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडिया। चीजें क्लियर हुई? यस सर। ओके, सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कंडीशंस लग जाती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 3 कंडीशन। आपका जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, जो आपका रेसिपिएंट है वो इन इंडिया है, और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इन इंडिया है। ओके, एक्सपोर्ट वाले में 5 कंडीशंस लगती है। सप्लायर आपका इंडिया में है, रेसिपिएंट आपका आउटसाइड इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका आउटसाइड इंडिया में है, और 2 और कंडीशन। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड, एक जीरो रेटेड मानी जाती है, वहां पे आपको आईटीसी के बेनिफिट मिलते हैं, तो आपके ऊपर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई जा रही है। ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन 4th और 5th में से 4th, द पेमेंट शुड बी रिसीव्ड इन अ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और आईएनआर वेरेवर परमिटेड। कहां परमिट किया गया? नेपाल भूटान में। एंड 5th कंडीशन, दीज शुड नॉट बी यूनिट्स merely establishments of a distinct person। ये जो merely units और merely establishments of distinct person बोला है, ये इन व्हाट कंटेक्स्ट बोला है, ये डिफाइन करा गया है सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन में। और उस सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? सिंपल 3 केस लिए उन्होंने। एक यूनिट है इंडिया में और उसी कंपनी का एक यूनिट है आउटसाइड इंडिया। रिलायंस इंडिया, रिलायंस यूके, ये आपस में क्या बन जाएंगे? यूनिट्स, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इनके बीच में हम एक्सपोर्ट नहीं बना सकते। बट वो भी इतना सिंपल नहीं है, इसमें एक और कंडीशन आती है, मैं बता देता हूँ, वो अगले वाले चैप्टर्स में आती है कि इफ आउटसाइड इंडिया का जो उसका ऑफिस होगा, अगर वो सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड है अंडर देयर ओन लॉस, तो एक्सपोर्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली वो 2 पर्सन बन जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ यूनिट ओपन किया है ब्रांच की तरह, तो वो आपस में इस कंडीशन से पिट जाएंगे। ठीक है? और इसमें क्या मतलब बनता है? वन यूनिट इज इन वन स्टेट एंड अनदर यूनिट इज इन अनदर स्टेट, या फिर इन वन स्टेट, या फिर इन वन स्टेट देयर आर 2 रजिस्टर्ड यूनिट्स। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको 3 केस। वन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड अनदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, one establishment in one state, another establishment outside the state, and one establishment in a state and another establishment registered within that state। तो एक ही स्टेट में यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड यूनिट्स भी कवर कर लिए गए। दिस इज समवट सिमिलर लाइक 25(4) एंड 25(5) दैट वी सॉ इन चैप्टर नंबर 1, बट यस टेक्निकली डिफरेंसेस है। तो वो बोलते हैं ये वाली कंडीशन भी आपकी कंप्लाई होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज establishments of a distinct person if you want to get the benefit of export of service। क्लियर? आगे सेक्शन नंबर 9 इज द सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स। सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स, इसमें तो देखो कुछ है नहीं। यहाँ से मैं सप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो, मुझे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और एक प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स में है, तो आपको क्या देखना है, उसमें से पास वाला स्टेट कौन सा है। लेट से यहाँ से 2 किलोमीटर पे है स्टेट नंबर ए और यहाँ पे 6 किलोमीटर पे है स्टेट नंबर बी, तो आपका इसका आंसर बन जाएगा स्टेट नंबर ए, विच इज वेरी वेरी लॉजिकल, क्योंकि मेरा आंसर बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई स्टेट को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। टेरिटोरियल वाटर्स इज नेवर एन आंसर। पानी जो है वो आंसर नहीं बनेगा कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई का, बराबर। चलो सेक्शन नंबर 14 है ऑनलाइन गेमिंग मनी। इसमें क्या होता है सुनो, इफ द ऑनलाइन मनी गेमिंग, व्हाट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग? इट इज अ इनटेंजिबल गुड्स। उसका जो टैक्सेशन है, क्या हमने हैंड ओवर किया कस्टम्स लॉ को? आंसर इज नो, चैप्टर नंबर 2 में देख लिया था। इट इज स्टिल अंडर द जीएसटी लॉ एंड इट इज अ नेचर ऑफ इंटेंजिबल गुड्स। उसकी टैक्सेबिलिटी, अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया एंड रेसिपिएंट इन इंडिया, तो क्या करें? तो देखो, अ सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग जो कि इंडिया में नहीं है, उसको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि हियर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी इंटर, राइट। अब बस हमने उसको क्या बोला, सप्लायर को एक फायदा दिया कि तुझे ना अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 रजिस्ट्रेशन में आपको उन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जहां से आप सप्लाई करते हो, लेकिन ये तो बाहर ही हो, तो आपको इंडिया में किसी स्पेसिफिक स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। आपके लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन आएगा अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। ये 2 कीवर्ड्स आपको लर्न करने हैं, जो कि आती है सेक्शन नंबर 14 में। आप उसके अंदर आ जाना।
सर अगर आप नहीं हो इंडिया में, लेकिन इफ यू हैव समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग यू, क्या वो रजिस्टर हो सकता है? आंसर इज यस, वो रजिस्टर होकर आईजीएसटी का पेमेंट करे। लेकिन अगर आप भी नहीं हो और आपका कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, देन यू हैव टू अपॉइंट समवन इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ आईजीएसटी पेमेंट एंड दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। अब पर्सन क्या कह रहा है, बहुत ही चौड़ा हो रहा है, कह रहा है सर मैं इंडिया में नहीं हूं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में नहीं है और मैं किसी को अपॉइंट भी नहीं करने वाला, क्या कर लोगे मेरा? In that case, we will block all your information for access to the public, regardless what our section 69A of IT Act says. सेक्शन 69A मना करता है ब्लॉकिंग से, लेकिन अब इसमें इस केस में तुम नालायक हो, तुम इंडिया में नहीं हो, तुम कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगा रहे, तुम्हारा कोई यहाँ पे पर्सन नहीं है और तुम ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहे हो इंडिया में, वी नीड आईजीएसटी पेमेंट। So now it will be blocked for access by the public in the manner specified in the IGST Act. रूल्स में दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना। जब ब्लॉक होएगा अपने आप पर्सन इंडिया में आएगा और आईजीएसटी का पेमेंट करेगा ताकि इंफॉर्मेशन अनब्लॉक हो जाए। सिमिलर बातें आती है ओइडार के लिए, सिमिलर बातें आती है ओइडार के लिए। अब इसमें बहुत ध्यान से सुनना, ओइडार वाले सप्लायर को भी यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लोगे एंड आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो आईजीएसटी का पेमेंट कर सकता है, और अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आपको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड अबाउट। बट सर इसमें एक बात समझना, हेडिंग क्या बोलती है? सिमिलर प्रोविजन अप्लाई फॉर ओइडार सप्लायर टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। सर इन्होंने एनटीओआर को क्यों बोला? What if this person is instead a registered person? What if this person is instead a registered person? फिर क्या करेंगे? अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता ना तो आरसीएम लग जाता है, फिर उसको इंडिया में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और एनटीओआर है, एनटीओआर मतलब ही इज अनरजिस्टर्ड, तो आपको याद होगा मैंने इसको आरसीएम की लिस्ट से हटवाया था, एक्सेप्ट एनटीओआर, तो वहां पे एफसीएम लगता है और एफसीएम के लिए उसको बोला जाएगा भाई या तो तू हो या तो तेरा रिप्रेजेंटेटिव हो, नहीं तो किसी को अपॉइंट कर और इंडिया में आईजीएसटी का पेमेंट कर। तो आपको ये देखना है, जब भी ओइडार सप्लायर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया रहेगा, इंडिया में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। अगर वो दे रहा है किसी एनटीओआर को तो उस केस में एफसीएम लगेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन स्कीम लगेगी, वो सब लगेगा। और सर अगर वो दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लगेगा, फिर उसको यहां पे आने की बात उठेगी नहीं। बराबर? चलो कुछ क्लैरिफिकेशंस आए तो उन क्लैरिफिकेशंस को क्विकली देख लो। अगर गुड्स आर सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसमें बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीवरी एड्रेस, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुआ, गुड्स सेल हुए, तो ये दिमाग में आते आपके 10(1) क्लिक कर जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में 10(1) क्लिक कर जाना चाहिए। आंसर क्या बनेगा? जहां पे भी उसका स्टेट रिकॉर्ड करा गया, लेकिन सर वो बिलिंग रहेगा या डिलीवरी? सर डिलीवरी पिक करेंगे ना, देयर द गुड्स आर गोइंग, दैट इज द मेन एम। एंड सर ऐसा ई कॉमर्स में जनरली होता है। अब सर ई कॉमर्स में फिजिकल काउंटर नहीं है, ई काउंटर, लेकिन है तो वो काउंटर ही ना, आप अनरजिस्टर्ड की तरह ही तो शॉपिंग करते हो, वहां पे आपको 10(1) लगाना है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना है आपका जो भी डिलीवरी एड्रेस रिकॉर्ड हुआ है ऑन द इनवॉइस। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आया, कस्टडियन सर्विसेज बाय बैंक्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। लेट्स से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है इलॉन मस्क और ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसको कस्टडियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पे क्या 13(8) लगेगा? सर 13(8) मतलब वो इंटरमीडियरी वाला? आंसर इज नो। पता है क्यों? क्योंकि मस्क का एचडीएफसी में कहीं पे भी कोई अकाउंट नहीं है, मस्क इज नॉट एन अकाउंट होल्डर, तो आपका 13(8) नहीं लगेगा यहाँ पे, आपका लगेगा 13(2). कस्टडियल सर्विस 13(2) में जाएगा, 13(8) में नहीं जाएगा। ठीक है, अगला एक सिंपल केस लेते हैं। देयर आर 3 पार्टीज, हम इसमें कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं? वन स्टॉप एडवर्टाइजिंग सर्विस की बात कर रहे हैं। लेट्स से फॉरेन क्लाइंट है टेस्ला, इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला के लिए, जो उसका फॉरेन क्लाइंट इज द टेस्ला इन दिस क्वेश्चन, और उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से डील किया। लेट्स से इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम ले लेते हैं वही वाला, व्हाइट रिवर मीडिया, वो मीडिया एजेंसी है। टेस्ला ने मीडिया से बात करी, व्हाइट रिवर मीडिया से, और बोला प्लीज प्रोवाइड अस द वन स्टॉप सॉल्यूशन फ्रॉम प्लानिंग टू कंटेंट एवरीथिंग। हमें टेस्ला इंडिया में लेके आनी है, हमें टेस्ला की थोड़ी एडवर्टाइजिंग करनी है, एक नया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारा आ रहा है टेस्ला का, उसके लिए। ठीक है, तो बदले में व्हाइट रिवर मीडिया किससे बात करेगा? मीडिया ओनर से, लेट्स से सन टीवी। तो आपस में ये दोनों डील करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसको पेमेंट करेगी, मीडिया जो है सन टीवी वो इसको इनवॉइस रेज करेगा, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉरेन क्लाइंट को बिल करेगी एंड फॉरेन क्लाइंट इसको फॉरेक्स में पे करेगा। बराबर? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस केस में क्या ये इंटरमीडियरी माना जाएगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को? आंसर इज नो।
क्या ये इंटरमीडिएट सर्विस है? नो, इट इज अ प्रॉपर P2P बेसिस पे सर्विस दी जा रही है। दिस इज अ प्रॉपर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सर्विस। क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी सन टीवी और टेस्ला को बीच में मिलवा रही है? नहीं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी टेस्ला से प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और सन टीवी से एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये इसमें 13(8) नहीं लगेगा, इसमें आपका 13(2) लगेगा। और इसमें मुझे एक और चीज क्लैरिफाई करो, इन्होंने क्लैरिफाई किया इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हु इज द रेसिपिएंट? सर रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे। तो person liable to pay is the foreign client Tesla. So Tesla will be the recipient, and the recipient one of them is outside India. So we will apply section 13 and we will apply the default provision 13(2). तो इन एडवर्टाइजिंग की जो टारगेट ऑडियंस है या फिर जो टेस्ला का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में, वो सब यहाँ पे रेसिपिएंट नहीं माने जाएंगे। सर पे कौन कर रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज 93 लगाओ, रेसिपिएंट मतलब पे कौन कर रहा है? फॉरेन क्लाइंट पे कर रहा है, तो दैट इज द रेसिपिएंट। अब सर इसके सिवा एक बात एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सर्विस एक्सपोर्ट में आ सकती है? क्या ये सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आ सकती है? क्या आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसमें फॉरेक्स वगैरह आ रहा है, बाकी सब आ रहा है, बट यस आपको बाकी के कंडीशंस भी कंप्लाई करने पड़ेंगे और वो इसमें मोस्टली हो जाएंगे। देखो, सप्लायर इन इंडिया है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, फॉरेक्स में पेमेंट आ रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा फॉरेन क्लाइंट, एंड दे आर नॉट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यस एक्सपोर्ट वो बन सकती है। चीजें समझ में आई? यही इन्होंने पूरा पे क्लैरिफाई किया, आपको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने जो बोला आपको समझ में आया तो। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इफ द एडवर्टाइजिंग कंपनी रियली एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फॉरेन क्लाइंट विद द मीडिया ओनर। अब इस केस में व्हाइट रिवर मीडिया कहती है कि मैं आप दोनों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, मैं टेस्ला को और सन टीवी को बस मिलवा दूंगी और बीच में कमीशन खाऊंगी। तो अब यहां पे क्या बनेगा? अब यहां पे सर इंटरमीडिएरी बन जाएगा 13(8). तो सन टीवी इज डीलिंग विद द फॉरेन क्लाइंट डायरेक्टली। सन टीवी ने इनवॉइस रेज किया, फॉरेन क्लाइंट ने उसका पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो व्हाइट रिवर मीडिया अगर इन्वॉल्व है पिक्चर में, जो प्योरली एजेंट का ही काम कर रही है, वो कोई दो अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, एंड इट इज नॉट गिविंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन, वो बस इन दोनों को मिलवा रही है और अपना कमीशन खा रही है। तो यस, नाउ वी विल अप्लाई 13(8). तो 13(8) में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट? लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। समझ में आया? यस। लास्ट बात, लास्ट ही है आई थिंक, हाँ इसके सिवा कुछ नहीं बचा। डेटा होस्टिंग सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया टू क्लाउड कंप्यूटिंग। लेट्स से एक डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये डेटा के ये आईटी की टर्म्स है, आप सिर्फ जीएसटी कंटेक्स्ट से समझो। डेटा होस्टिंग की ये एक कंपनी है, लेट्स से होस्टिंगर करके कंपनी इंडिया में, ये अपनी सर्विस दे रही है डेटा होस्टिंग की, उसका डेटाबेस दे रही है, उसकी स्टोरेज स्पेस दे रही है किसको? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो कि फॉरेन की, लेट्स से अमेजॉन वेब सर्विसेज। और अमेजॉन वेब सर्विसेज के अपने क्लाइंट्स है, एंड यूजर, जैसे हो सकता है कोई रिलायंस हो सकता है इसमें, ठीक है, फेसबुक हो सकता है, और भी कोई भी जो भी कंपनीज होती है कॉर्पोरेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है, ये जो डेटा होस्टिंग प्रोवाइडर, होस्टिंगर अमेजॉन वेब सर्विस को उसको पेमेंट दे रहा है और उसके बदले में फॉरेक्स में अमाउंट रिसीव कर रहा है, इज दिस अ पार्ट ऑफ इंटरमीडियरी? क्या यहाँ पे होस्टिंगर एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है? सवाल मतलब ये कि क्या यहाँ पे 13(8) लगना चाहिए या 13(2) लगना चाहिए? सर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 13(2) लगेगा। होस्टिंगर क्या इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट या एजेंट का काम थोड़ी ना कर रहा है? होस्टिंगर को कोई मतलब नहीं है ये कौन क्लाइंट है, वो सीधा फॉरेन से डील कर रहा है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? 13(2) ना कि 13(8). बस यही बात थी। इसके साथ आपका होता है चैप्टर खत्म। क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट वाले सारे कराए हैं। अब आपको लगेगा कि सर 2-4 ही सवाल है, देखो मैं रिवीजन में आपको टॉप क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं जहां पे मुझे आपको चीजें बतानी थी, वरना कोई लिमिट नहीं है। और उसके सिवाय मैं एक सुपर 30, सुपर 50 ऐसा एक क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट आई विल अपलोड सेपरेटली, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो दिल से अगर रिवीजन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, बी सेफ। और सच बताना, कुछ लग रहा है जीएसटी लाइक नेवर बिफोर वाला फीलिंग? बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आई होप वो आप तक बात पहुंच रही है। बाय बाय, टेक केयर।